द लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान FM वन बाद में, लेकिन पहले हूं मैं आपका मेजबान आरजे मोहम्मद आरिश आपके इस प्यारे से FM 101 रेडियो नेटवर्क पे, जो कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हाउस दैट फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ मार्गला दैट्स इस्लामाबाद, प्रेजेंटेड बाय पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ मार्गला दैट्स इस्लामाबाद। जैसे कि पहले कह चुका हूं, खूबसूरत सा एक शहर मार्गला की पहाड़ियों के दरमियान में, दामन में बिल्कुल मौजूद आपके रेडियो स्टेशन पे मौजूद हूं और पैनल पे बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूं। यकीनन मेरी आवाज आपके कानों में रस घोल रही होगी और आपके रेडियो स्टेशन पे हवाओं के दोष पे रक्स करती हुई गूंज रही होगी जरूर। तो आवाज की दुनिया के दोस्तों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और तमाम ही सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद भी इस प्रोग्राम हाउस दैट में, जो कि आपके लिए पेश किया जा रहा है। और खेलों से जुड़ी हर खबर आपके साथ डिस्कस करेंगे और मेन टॉपिक्स जो आज के हैं वो भी आपको बताना चाहता हूं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला सीरीज का T20 मैच जो है वो खेला जा चुका है और पाकिस्तान जीत चुका है ये मैच। ये अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, जो कि लास्ट ODI मैच के जो था वो एक मायूसी वाली खबर थी। उसके बाद एक अच्छी खबर पाकिस्तान को मिल चुकी है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज का जो पहला मैच था T20 का वो जीत लिया है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 6 विकेटों से। इसी बारे में आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जनाब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे यकीनन, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पूछते हैं तो आदतें खराब होती हैं। खैर मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं, और जिस तरह मौसम की तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है वो रहमत की बारिश नाजिल फरमा दे, क्योंकि वायरल डिजीज जो है वो भी उठती दिखाई दे रही है। नजला बुखार हर जगह, नजला खांसी बुखार हो रहा है, तो इस चीज से जो है बहुत ही बचे रहें और परहेज कीजिए ठंडी चीजों से और खट्टी चीजों से। मीठी चीजें खाइए, मिठाई खाइए, हलवा खाइए। हलवा वैसे सर्दियों में जो है बड़ा मुफीद होता है, गरम गरम हलवा जो होता है वो सेवियां हो गई, हलवा हो गया, कुछ ऐसी चीजें। खैर मुझे भूख लगना शुरू हो जाएगी आगे, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और आपको बताया चलें, प्रोग्राम में सिर्फ मैं ही नहीं हूं बल्कि आप भी हैं हमारे साथ और आप हैं हमारे साथ, लेकिन माइक्रोफोन के उस पार। तो ज्वाइन कर सकते हैं 4471 यानी कि 4471 पे, यानी कि 4471 पे अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए 101 स्पेस दीजिए नाम, शहर का नाम, पैगाम और लिख के भेज दीजिए 4471 पे अपना मैसेज। कोई भी आज आप क्वेश्चन कर सकते हैं प्रोफाइल के हवाले से। और आज के मैच पे आज हम तबसरा करेंगे कि आज के मैच का कैसे आप ओवरव्यू देखते हैं पूरी सीरीज में। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो तीनों सीरीज में फतेह करार पाएगी या नहीं। लेकिन जिस प्लेयर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है आज हम उस पर ही सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे। उनके जो मद्दाह हैं, उनके जो फैन हैं, उनके जो पंखे हैं, वो भी थोड़ी देर में स्टूडियो आने वाले होंगे। हमजा रियाज, वैसे उनका आज शो होता है लेकिन वो आज नहीं आए, सो गए होंगे आई थिंक। और इसके अलावा facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पे मेरे नाम की लास्ट पोस्ट अपडेटेड होगी, वहां जाके आप कमेंट के जरिए अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और कोई भी सवाल मेरे से कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट से रिलेटेड। ऐसा ना हो आप पूछ लें आज भाई आपकी एज क्या है, तो एज बताने में तो मैं वैसे भी बड़ा वो होता हूँ। मैं 10 साल कम बताता हूँ अपनी एज, बस मेरी एज इतनी है 13 साल। आगे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। रियाजी तो मुझे तो नहीं आती, आपको बेहतर आती होगी। वैसे मैथ्स जो है ना मेरा बिल्कुल फेवरेट सब्जेक्ट तो नहीं था, मैथ से मुझे बड़ी चिढ़ थी, और इंग्लिश मुझे वैसे ही पसंद नहीं थी, और साइंस में तो इंटरेस्ट ही नहीं था। कुल मिला के बात यह है कि यही सारी बात है। जी तो सबसे पहले चलते हैं जी स्कोर कार्ड की तरफ, और पहले मैच की तरफ आपको बताते चलें। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को पहले T20 मैच में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 156 रन बनाकर 157 रन का टारगेट दिया गया था जिम्बाब्वे की जानिब से मुकर्ररा 20 ओवर्स में। जरा जायजा लेते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होना बाकी है। खैर जी आपको बताते चलें एक बार फिर से, पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से आने वाली इतलात हमें ये बता रही हैं कि खेले गए 3 मैचों की सीरीज में जो पहला T20 मैच था उसमें जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 156 रन बनाए, और जिसके जवाब में पाकिस्तान की जो हमारी जो कौमी टीम है उनकी जानिब से बाबर आजम और फखर जमान ने इनिंग्स का आगाज किया था। और फखर जमान जो है एज यूजुअल साहिब तौफीक, हस्बे तौफीक, साहिब इस्तिताअत जो है उन्होंने 19 रन बनाए थे। और आप आते ही तोड़फोड़ शुरू कर दें। जब कोई स्टूडियो में चीज गिर रही होती है ना, समझ जाएगा नहीं कौन आ रहा है। एक ही बंदा आ सकता है जिसका मैं शिद्दत से तो इंतजार बिल्कुल भी नहीं करता,
और हाँ जी, तो बाबर आजम की बात हो रही थी और फखर जमान ने एंट्री दी थी उनके साथ, 19 रन बनाए फखर जमान ने। उसके बाद वो विकेट से चलते बने। नौजवान बल्लेबाज हैदर अली ने सिर्फ 7 रन तक अपनी इनिंग्स को महदूद रखा, उसके बाद वो भी आउट हो गए। मेहमान साबित हुए 7 रन के वो भी, और वो चाय पानी वाले मेहमान नहीं हुए, ऐसे मेहमानों को कहते हैं अपना जो है ना वो सारा कुछ खुद ही साथ लेके आया करें, समोसे शमोसे। हाँ जी, कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद हफीज ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जो है 80 रन की शराकत कायम की थी। मोहम्मद हफीज आज भी बिल्कुल जवान वैसे ही लगते हैं जिस तरह पहले कभी हुआ करते थे, और कायम शराकत जो है वो कायम की। और इस दौरान जो है बाबर आजम ने अपनी निस्फ सेंचुरी भी मुकम्मल की और 55 गेंदों पर जो है 82 रन उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली हैं पाकिस्तान की जानिब से, सबसे हाईएस्ट और इस मैच की सबसे हाईएस्ट इनिंग्स। और उसके बाद वो भी आउट हो गए, जिसमें एक छक्का और 9 चौके शामिल थे उनकी इनिंग्स में। मोहम्मद हफीज अलबत्ता जो है 36 रन के साथ आउट हुए हैं। अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। टीम को एक अच्छी परफॉर्मेंस और एक जो है वो बैकबोन की जरूरत होती है। आगे क्या क्या हुआ हंगामे जुनू ये नहीं मालूम, कुछ होश जो आया तो गिरेबान नहीं देखा, ये आपको जरूर बताएंगे। ये जो शेर मैंने अभी पढ़ा है, बड़ा जबरदस्त शेर है आबिद परवीन का, कभी आपने सुना हो। जाहिद ने मेरा हासिल ईमान नहीं देखा, रुख पे कभी जुल्फों को परेशान नहीं देखा, आए थे सभी तरह के जलवे मेरे आगे, मैंने कभी रूहे शबे हिजरा नहीं देखा। जी ये ट्रैक भी कभी प्ले करेंगे, लेकिन इस टाइम जो हस्ती स्टूडियोज में आ चुके हैं तोड़फोड़ करने के बाद, उनको जरा उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनको जरा हम वेलकम कहते हैं इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप, कैसी आपकी तबीयत है? वालेकुम अस्सलाम आरिफ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? मैं तो बड़ा प्यारा हूँ, खूबसूरत हूँ माशाल्लाह से, हैंडसम, आप खूबसूरत ही रहते हैं और आप अच्छे ही रहते हैं, ब्यूटीफुल जी बिल्कुल। और आज आपके मुंह में घी शक्कर बिल्कुल होना चाहिए, और मेरे मुंह में एक कप चाय। नहीं वैसे इतना मैं मीठा खाता नहीं हूँ, लेकिन चले आप कह रहे तो आप मीठा बर्दाश्त कर लेंगे। आप मीठा क्यों नहीं खाते? आपको क्या वो शुगर है, कोई डाइटिंग कर रहे हैं, क्या चक्कर है? अल्लाह ना करे मुझे शुगर हो, लेकिन ये कि मुझे ना शुरू से ही मीठी चीजें। अच्छा, ये हमें आजकल की जनरेशन में ना, मैं भी बचपन में ना बड़ा मीठी चीजें खाया करता था बहुत ज्यादा, गुलाब जामुन हो गई, और ये जो है अभी मैं बात कर रहा था हलवे की सेवइयों की, तो ये वाली चीजें जो ना घर पे चट कर जाया करता था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ ना वो शौक भी कम हो गया, कुछ टेस्ट भी जो है वो चेंज हो गया। अब अगर चाय भी पीता हूँ तो उसमें जो शुगर है वो कम डालता हूँ। मेरा भी ये है कि बचपन में तो खैर सभी खाते हैं मीठा, जो मर्जी हो जाए बचपन में सभी खाते हैं, लेकिन ये कि टाइम बाय टाइम वैसे तो ज्यादातर लोग आज जो है हमारी एज के ज्यादातर मीठा ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये कि मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है ज्यादा मीठा खाने का। हाँ अगर तो अच्छा बना हो तो फिर तो ये कि 2-4 लुक में बंदा ले ही लेता है, लेकिन ये कि बहुत ही ज्यादा कम खाता हूँ मैं मीठा। हाँ। चाय भी, कॉफी वगैरह पियेंगे तो उसमें कम। ये आप जरा अमीर ना बने, चाय वाला लफ्ज ज्यादा सही था। नहीं चाय जबरदस्ती के अमीर से बने आप। अब देखें सर्दी आ रही है, मम्मी डैडी ने बने आप। नहीं देखें अब सर्दियां आ रही हैं तो लोग चाय या कॉफी पियेंगे, अब वो बेशक अमीर हो या गरीब हो, बेशक जो मर्जी हो, लेकिन कॉफी नहीं, बाकी की बात नहीं कर रहा मैं, आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा मेरी बात कह रही है। हाँ, तो सबसे पहले हमजा बहुत बहुत मुबारक हो, 15वीं सेंचुरी भी आज स्कोर की है बाबर आजम ने। जिस तरह के मैं एक स्कोर कार्ड और साथ में सभी बता रहा था, सबसे पहले बहुत ज्यादा मुबारक हो। आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच के बाद काफी पाकिस्तानी कौम जो है मायूस हुई कि जिम्बाब्वे जो है कभी भी कुछ भी कर सकती है, और पहले ये बात ये कोट कहा जाता था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तानी टीम जो है जाते जाते उभर जाती है और करते करते कुछ भी करके चली जाती है। तो अब जिम्बाब्वे भी ऐसी हो गई है, और आज भी कोई बुरा टारगेट नहीं है। उसूलन तो होना चाहिए था कि पाकिस्तान जो है जिम्बाब्वे को 120-130 के अंदर जो है आउट कर लेता, लेकिन फिर भी उनको चांस दिया। एक प्लेयर उनके 70 स्कोर कर गया, वो मैट हेवर। उसके बाद जो है 156 रन बना के 157 रन का टारगेट देना जिम्बाब्वे जैसी टीम का, पाकिस्तान जिसकी बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है एक दुनिया में, उसको एक टफ टाइम दिया है। और 6 विकेटों से पाकिस्तान जीत तो गया, अच्छी बैटिंग दिखाई है, लेकिन फिर भी और बेहतर हो सकता था। शबाबा ने आके अच्छा साथ दिया था उस यंगस्टर का जिसकी हाइट काफी छोटी है, लेकिन शॉट्स बड़े क्लासिकल हैं उसके पास, और देखी थी मैंने बैटिंग उसकी भी। वहाब रियाज को जो कवर ड्राइव खेली थी जब डाउन के ओवर्स चल रहे थे, तो बैटिंग करने से लग रहा था कि यार इस प्लेयर के अंदर कोई ना कोई स्पार्क है। और जितनी बेसिक छोटी हाइट है, छोटी हाइट का खैर एक एज ये भी होता है कि आप हर शॉट पे जो शॉर्ट पिच डिलीवरी होती है आप उसको जो है पुल शॉट काफी इजीली आप लगा सकते हैं। तो काफी अच्छा खेला उस लड़के ने, उसका नाम मुझे नहीं आता और प्रोनाउंस करना, मेडहेवरे ने जो है काफी अच्छा खेला। ये सीरीज से पहले 2 महीने मैंने नाम ही याद किया था खाली। बेहतरीन चले इस चीज का जो है ना, इसलिए आपको मिल रहा है। और मेडहेवरे और शबाबा ने काफी अच्छी पार्टनरशिप की थी, लेकिन ये कि जब आपके अगेंस्ट दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन मौजूद हो तो फिर जो है ना मुखालिफ टीम भी हाथ खड़े कर देती है। लेकिन बाबर से मुझे एक शिकायत बिल्कुल अभी भी यही रहेगी कि मैच को फिनिश करके आना चाहिए था। जो एक लूज शॉट खेल दिया, लेकिन ये कि उनको ज्यादा बेहतर पता है टीम को कैसे लेके चलना। लेकिन ये कि जो अर्ली ऑन जो सिचुएशन चली थी आरिश, फखर जमान, हैदर अली के बाद हमारे जो इन्फॉर्म दोनों बल्लेबाज हैं हफीज और बाबर, खैर बाबर की तो T20 में क्या ही बात है, जो कंसिस्टेंसी है उनकी, और जिस परफॉर्मेंस को लेके वो कांस्टेंट रहते हैं, जिस सीरीज को लेके, जिस कह लेंगे फॉर्मेट को लेके वो कंसिस्टेंट रहते हैं, वो T20 है।
जो कि काफी लंबे अरसे से लंबे चौड़े रन कर रहे हैं, अगर एक मैच में रन नहीं भी करते तो अगले मैच में उसको 80 या 90 में जाके कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जो एक चीज मेरी इनसे शिकायत है कि हमेशा T20 मैच को जब आप चेस कर रहे हो, स्पेशली बाबर आजम, मैच को फिनिश करके आया करें ताकि आपकी एवरेज और आपका स्ट्राइक रेट जो है वो मजीद उभरता जाए। हमजा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक ओपनर आने वाला बैट्समैन, अच्छा अगर इनको फिनिश करके आना चाहिए था तो फिर फखर जमान ने क्यों नहीं फिनिश किया? उनको भी तो फिनिश करके आना चाहिए था। तो ये अब एक प्लेयर ने परफॉर्म किया, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिनिश वो तब करेगा जब इसको बैकएंड से कोई सपोर्ट हो। बैकएंड से क्या सपोर्ट है पाकिस्तानी टीम में? एक बल्लेबाज परफॉर्म करता है, अगर वो आउट होता है 80 रन करके तो उसने क्या बुरा खेला है? हफीज ने तो खैर काफी हफीज ने तो साथ दिया था, लेकिन ये कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि बाबर ने खुद कहा था ना कि मैं अपनी गेम को मजीद आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अब ये कि मुझे सिर्फ रन से मुझे कुछ लगाव नहीं है, मुझे ये कि मैं मैच को फिनिश करके आऊं, मैं टीम का साथ जितना दे सकता हूं मैं दूंगा। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि जिस तरह उन्होंने खुद कहा था कि मैं अपनी गेम को मजीद बढ़ाऊंगा, तो बाबर को ये जो मैचेस होते हैं ना छोटे मोटे जिसमें आप रन चेस कर रहे होते हैं, आपके रन भी अच्छे खासे हो जाते हैं, क्योंकि जब आप T20 में जब आप 90s के लाइन में पहुंच जाते हैं ना आरिश, तो फिर आपकी एवरेज और स्ट्राइक रेट जो है ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है जब आप नॉट आउट रहते हैं। तो फिर उन्हीं की बेहतरी के लिए ये मैं कह रहा हूँ कि अगर वो मैच फिनिश करके आए और इस सीरीज में गालिबन उनको 120-130 रन चाहिए नंबर 1 पे वापस आने के लिए, तो 82 आज कर गए, अगले मैच में नंबर 1 इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह, देखें कि ऊपर से जो है अगर उनके पास आज चांस था सेंचुरी भी उनकी हो सकती थी, लेकिन दूसरी जाने आप ये भी तो देखें जब कोई बैट्समैन नहीं परफॉर्म करता तो एज ए कैप्टन और एज ए बैट्समैन कितना प्रेशर होता है। अब उन्होंने एज ए कैप्टन भी प्रेशर उठाना है कि अगर बाकी क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे, बाद में जब मैच खत्म होगा अगर पाकिस्तान टीम मैच हारती है तो फिर बात बाबर पे आएगी कि आपने लाइनअप सही नहीं रखी थी। वो खुद परफॉर्म नहीं करते तब कहेंगे कि जी कप्तान जो है न्यू कैप्टन है, इसे संभाला नहीं जा रहा, अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, टीम की भी नहीं है। तो उन्होंने किसी एक चीज को चलाना है और मेरे ख्याल में चले अच्छी बात है जीत गए। और दूसरी जानिब देखें कि हफीज की भी तो पता लग गई ना परफॉर्मेंस के, हफीज भी अभी चार्ज हैं बिल्कुल और टीम को जो है संभाल सकते हैं। 2020 तो हफीज के नाम नहीं है, 2020 तो देखें हफीज का नाम है और आगे उसके बाद वर्ल्ड कप भी है 2021 का, तो मेरे ख्याल में हफीज जो है वर्ल्ड कप तक खेलेंगे, बल्कि वर्ल्ड कप भी खेलेंगे और खेलना चाहिए पाकिस्तान टीम में, और है कौन परफॉर्म करने के लिए। फिटनेस लेवल हफीज का काफी अच्छा है। मैं एक एडवाइस देता हूँ कि फखर को जो है ना 1-2 सीरीज के लिए बाहर निकालें, इसकी जगह कोई अच्छा सा प्लेयर लेके आए या बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करें इन्हीं प्लेयर्स के साथ, फखर को 1-2 सीरीज के लिए ड्रॉप कर दे ताकि उनको एहसास तो हो कम से कम। ये तो नहीं है कि आप बस टीम में आ गए कभी निकल नहीं सकते उसके बाद। फखर जमान की ना जो गेम है हम लोगों ने खुद ही खराब किया है। 2017 के बाद जो है जो फखर का जो बैट पैच चलता रहा है वो अभी तक चल रहा है, कोई लंबे चौड़े रन नहीं कर पाए। जब काउंटी में जाके खेले थे 50+ स्कोर की थी 2-3 मैचेस के अंदर लगातार, तो फिर वहां पे जाके आरिश मुझे बात एक समझ आई थी, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होते हैं ना तो फिर आप पे काफी बर्डन होता है, फिर आपको अपने कोच के हिसाब से खेलना पड़ता है, जिसके चक्कर में आप जल्दी आउट हो जाते हैं या आप बड़े रन कर जाते हैं। लेकिन 2017 के बाद हमें कोई बड़ी इनिंग्स देखने को नहीं मिली। जिम्बाब्वे के टूर को हटा के बात कर रहा हूँ मैं, डबल सेंचुरी को निकालने हैं, तो वो डबल सेंचुरी मेरे ख्याल में उन्होंने पता नहीं कोई 70 इनिंग्स की एक साथ ही डबल सेंचुरी की थी। उसके बाद बस वो डबल सेंचुरी करने के बाद एक 100 किया था उन्होंने इंग्लैंड में, उसके बाद कोई बड़ी परफॉर्मेंस मुझे देखने को नहीं मिली, क्योंकि फखर जमान जैसा बल्लेबाज जो कि काफी अच्छी स्लॉगिंग करता है, आज भी वो ऑफ साइड पे पॉइंट के बैकवर्ड पॉइंट पे और इन जगहों पे जाकर जो है वो अपर एज लग के थर्ड मैन की जाने आउट हो जाता है। तो फिर इस चीज पे वर्क करना चाहिए, जो एज लग रहा है इस एज को कट्स बनाना चाहिए। शुएब मलिक का आपने भी कट्स देखे हो, कितने जबरदस्त शानदार किस्म के वो कट शॉट खेलते थे। तो एक तो ओपनर आने वाले बैट्समैन की जो बॉल में मूवमेंट होती है ना स्टार्टिंग के ओवर्स में, इसका बैट्समैन या तो शिकार होता है या फायदा उठाता है। T20 क्रिकेट में ये 2 ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसने खेलना है, आगे स्कोर करना है। आपके पास 20 ओवर है, 1.5-2 घंटे में 20 ओवर खत्म हो जाते, पता ही नहीं लगता बिल्कुल भी। अरे जो मेरे पास एक मेन वेपन है ना इस वक्त, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक ऐसा जैकपॉट है जो कि मुझे वर्ल्ड कप में काफी हेल्प दे सकता है। ये नहीं कि मैं फखर जमान की हक में बात करूं, लेकिन ये कि फखर जमान में मुझे एक स्पार्क दिखता है कि अगर वो इनिंग्स को अगर बड़ा ना भी खेलें, अगर कम बॉल्स पर ज्यादा रन अगर वो कर भी गए तो काफी इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि तेज विकेट के प्लेयर हैं वो, जितना तेज बॉल आएगा उतनी ही जोर से हिट करके बाउंड्री के बाहर बॉल पहुंचा देते हैं। लेकिन हमारी गलती क्या है पिछले 2-3 सालों से, जो मैं नोट कर रहा हूँ, ज्यादा पता होगा फिर थिक टैंक को, जो वो करना चाह रहे हैं, जो हमारे बैटिंग कोच है वो करना चाह रहे हैं उनके साथ, कि हम उनकी जो वीकनेस है उन पे काम कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर रहे। हमने वीकनेस पे काम करके जो उनकी स्ट्रेंथ थी, जो उनकी स्लॉगिंग थी, हमने उसको मजीद जो है ना कि वो डाउन कर दिया है, उसको जैसा कहते हैं ना कि बिल्कुल ही जैसे डल कर दिया हमने। अगर देखें ये कैच आउट जो हुए हैं मुसरबानी की बॉल पे जो कैच आउट हुए हैं, चिकमपुरा ने इनका कैच लिया है और 19 रन भी कोई बुरे रन नहीं है। इसको मजीद आप अगर 25-30 में कर लेते तो आप मजीद
आपका जो स्कोर जो कार्ड जो था आपका मजबूत हो जाता है, फिर देखने वाले को इनफ होता है। T20 क्रिकेट में आपने अगर 12 पे जिस तरह 19 बनाए हैं, आप 15 पे 30 बना लें तो वो भी काफी होते हैं। बॉल्स आपकी वाली बात है कि कम से कम इतना तो है कि बॉल्स बचा के और स्कोर बढ़ा रहे हैं। और देखिए कि जो पहले 6 ओवर्स का जो सर्किल होता है, ये बैट्समैन के लिए, ये टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो पाकिस्तानी टीम में अगर इन 6 ओवर्स में स्कोर ना बने ना, तो मेरे ख्याल में उससे अगले 6 ओवर्स में तो सवाल ही पैदा नहीं होता स्कोर बने। शुरू के जो बन गए, टीम को बैकबोन मिल गई, मेंटली स्ट्रांग हो गई, आने वाले बैट्समैन के लिए भी आसानी होती है। खैर, हमसा इस बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूं, इधर ब्रेक इस बात को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं और जरा पूरे आज मैच का जायजा लें। तो जिम्बाब्वे की जानिब से जो है मजहर रब्बानी ने 2 विकेटें हासिल की थी, और इससे कबल जिम्बाब्वे की बैटिंग की बात करें तो इन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और ब्रेंडन टेलर और कप्तान चम्मू चबाबा जो हैं, इन्होंने इनिंग्स का आगाज किया। और ताहम मोहम्मद हसनैन ने पहले ही ओवर में जो है चिबाबा को आउट कर दिया है बिना किसी रन अकाउंट खोले हुए। और उसके बाद ये टेलर और सेम विलियम्स ने जो है जारियाना अंदाज में खेल को आगे बढ़ाया। 34 की मजमूई स्कोर पर हारिस रऊफ ने जो है टेलर को पेविलियन भेज दिया और 20 रन बनाकर जो है आउट हो गए। सेन विलियम्स की इनिंग्स जो है वो उस्मान कादिर ने 25 रन तक महदूद कर दी और खात्मा हो गया उनकी इनिंग्स का। सिकंदर रजा जो है सिर्फ 7 रन बनाने में कामयाब रहे। ये जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस थी। और जिम्बाब्वे की जानिब से वेस्ले मदेवरे ने जो है जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलते हुए बेहतरीन स्कोर किया और 19 सेंचुरी कंप्लीट करते हुए 70 रन की इनिंग्स खेली है इन्होंने, नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स थी इनकी जानिब से भी। और एल्टन चिकम्बुरा ने 21 रन जोड़े टीम के लिए। और पाकिस्तान की जानिब से जो हारिस रऊफ और वहाब रियाज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हसनैन और उस्मान कादिर ने 1 विकेट हासिल की। उस्मान कादिर का आज डेब्यू था, तो उस्मान कादिर की आपको कैसी परफॉर्मेंस लगी? दूसरी जानिब के जो पाकिस्तान को एक लेग स्पिनर की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा जरूरत है। आई थिंक सो यासिर शाह के बाद हमारे पास कोई लेग स्पिनर नहीं होगा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स तो होगा, लेकिन लेग स्पिनर कोई नहीं है हमारे पास। या तो शाहिद अफरीदी थे, उनके बाद वो आ गए, यासिर शाह फिर बन गए। अब पाकिस्तान टीम में उस्मान कादिर एक अच्छा ऑप्शन है टीम में, तो इनमें आपने कितना स्पार्क देखा है? बाकी उस्मान कादिर को खैर आज के मैच के बाद जितना क्रिटिसाइज किया गया, जितना जज किया गया उनको, वो तो मैं कहता हूँ कि उसकी इंतहा हो गई है कि अगर आपके पास शादाब खान को रूल आउट कर दिया गया T20 सीरीज से इंजरी के बायस, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो कि एक लेगी है, वो है उस्मान कादिर। अब्दुल कादिर साहब के साहबजादे हैं और एक लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं ये, और आई होप कि लेगेसी को उनकी कंटिन्यू करें। लेकिन जो एक बॉलिंग एक्शन है काफी जबरदस्त है, अपनी लाइन लेंथ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। 2-4 स्पॉट्स जो देखे, जो मैंने देखे कि थोड़ा शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल कर रहे थे, हालांकि डेड विकेट थी, लेकिन ये कि जब आप ऐसी आउटफील्ड पे थोड़ा सा जब शॉर्ट बॉल करते हैं तो चांस मिल जाता है, टाइम मिल जाता है बैट्समैन को, तो थोड़ा सा बंदा एक्सपेंसिव भी बिल्कुल बैकफुट पे जाके वो पुल शॉट खेल सकता है, उसी को बैकफुट पे जाके वो बैकफुट शॉट्स खेल सकता है। उसके बाद इतना टाइम होता है, अगर कोई स्पिनर जो है शॉर्ट बॉल करता है तो उसके बाद इतना टाइम होता है कि अगर वो बैकफुट पे जाए, पूरी जान से खेले, तो या तो वो मिड विकेट पे मारेगा या फिर उठा के ऑफ पे मारेगा। बिल्कुल, क्योंकि लेग स्पिनर को तो हर बैट्समैन जो है ना वो अग्रेसिव खेलने की सोचता है, और आज थोड़े से रहे हैं एक्सपेंसिव के 3 ओवर में 24 रन दिए, 1 विकेट ली थी और 8 रन पर ओवर जो इन्होंने बॉलिंग की थी इतनी बुरी नहीं थी। लेकिन ये कि जो बॉलिंग में एक चीज जो इनकी पॉजिटिविटी मुझे तो देखने को मिली है ना आज की बॉलिंग में, कि जो गुगली है और लेग स्पिन की वो रीड करना काफी मुश्किल है, क्योंकि बेशक थोड़ी सी लाइट जब हो जाती है, जब डे लाइट खत्म हो जाती है, तो फिर गुगली को रीड करना काफी मुश्किल हो जाता है। और एक एज है पाकिस्तान टीम के पास कि हमारे पास शादाब खान भी है, हमारे पास उस्मान कादिर भी हैं, ये दोनों ही लगी हैं, लेकिन सिर्फ शादाब खान के सामने सिर्फ एक एज यहाँ मिल जाता है कि शादाब खान के पास जो है ना वो बैटिंग काफी अच्छी है। शादाब खान के पास जी ये तो है, बैटिंग काफी अच्छी है, लेकिन अच्छा उन्हें क्यों अभी तो क्योंकि इंजरी का शिकार है, तो उसका एक बेहतरीन फायदा जो हो सकता है वो उस्मान कादिर को हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वो टीम में नहीं है। जब वो टीम में होते हैं, जाहिर सी बात है अगर शादाब होते तो उस्मान कादिर टीम में ना होते, ये बात तो कंफर्म लिखी हुई बात है। लेकिन आज इमाद वसीम को भी नहीं खिलाया, इसी वजह से नहीं खिलाया कि आपके पास उस्मान कादिर थे, तो इमाद वसीम का खेलना फिर बनता नहीं था। लेकिन उस्मान कादिर ने आज अच्छी परफॉर्मेंस दी, और आई होप कि अगले दोनों T20 मैचेस में उनको चांस दिया जाए, और जो मजीद जो वो अपने आप दिखाना चाह रहे थे वो अगले 2 मैचेस में दिखा पाए सेलेक्टर्स को, ताकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो हमारी सीरीज होगी वहां पर भी वो सिलेक्ट हो पाए, वहां भी सिलेक्ट हो सके। और जिस तरह बाबर आजम ने अपने पिछले बयान में कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि T20 में कोशिश करेंगे कि जो यंगस्टर्स हैं उन्हें चांस दें। हैदर अली आज बैड लक रहे, नहीं परफॉर्म कर सके, उस्मान कादिर को चांस दिया, इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक को भी देना चाहिए। हाँ, T20 में आपने वनडे में खुशदिल शाह को खिलाया, T20 में खिला के देख लें, बल्कि हिटर बैट्समैन है, आप फखर जमान की जगह खुशदिल शाह को खिलाएं, लेकिन ऑर्डर चेंज कर दें।
ओपनर जो है, ओपनिंग पे जो मोहम्मद हफीज है उनके अच्छा एक्सपीरियंस है, उनको खेलते हुए 11-12 साल हो गए क्रिकेट में, ओपनिंग ही करते रहे हैं शुरू में, और ओपनिंग से उन्होंने कितने मैच जितवाए हैं। तो एक दफा अगर बाबर हफीज के साथ ओपनिंग पे आके देख लें, बैक एंड से कोई ऐसा प्लेयर टीम में शामिल कर लें, स्कोर कार्ड की तरफ चले जाते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स आज टीम में खेले हैं। तो जनाब आज जो टीम में स्क्वाड जो शामिल था प्लेइंग 11 में, बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, हैदर अली, मोहम्मद रिजवान, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, उस्मान कादिर, वहाब रियाज, मोहम्मद हसनैन और हारिस रऊफ हैं। तो हमजा जरा अगर हम बनाने की कोशिश करें बैटिंग लाइनअप, तो बाबर और अगर मोहम्मद हफीज आ जाते हैं ओपन पे, ठीक, आपने वो फखरी जगह खिला लिया खुशदिल शाह को। अब जो खुशदिल शाह का ऑर्डर था वो चला गया फोर्थ पे या फिफ्थ पे। आपके पास फिर जो पिच संभालने के लिए अगर इन दोनों में से कोई एक मिसहैप हो जाता है, विकेट गिर जाती है, हैदर अली हैं, रिजवान खुद हैं, रिजवान सीनियर प्लेयर है, कहीं तो अपनी सीनियरिटी दिखाएं हैं, कहीं वो दिखाई नहीं रहे हैं, खुशदिल शाह टीम में खेल रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान फखर को एक बैट्समैन जो है रिप्लेस करेगा। फखर को चले बता देते हैं कि कौन कौन से प्लेयर होंगे। फहीम अशरफ हैं, फहीम अशरफ को भी मेरे ख्याल में अब उनकी लास्ट सीरीज होगी, नहीं परफॉर्म करते तो बस ठीक है, इनको भी अल्लाह हाफिज कर देना चाहिए। लेकिन फहीम अशरफ तो खैर काफी अर्से बाद टीम में वापस आए हैं, तो अब इनकी जो बॉलिंग में पेस था वो भी काफी कम नजर आया मुझे, क्योंकि 140 इजीली टच कर लेते थे, लेकिन अब 135 130 तक ही क्लिक कर पा रहे हैं। तो फखर जमान की जगह आरिश अगर आप देखना चाह रहे हैं मोहम्मद हफीज को या खुशदिल शाह को? नहीं, ओपनिंग में तो मोहम्मद हफीज रहेंगे। खुशदिल शाह का ओपनिंग में वो खुद को प्रेफर नहीं करते ना मोहम्मद हफीज के, मुझे ओपन करवाया जाए, नंबर 4 के बल्लेबाज हैं, प्रेफर नहीं करते कि अपनी मर्जी से तो क्रिकेट खेलेंगे नहीं। अपनी मर्जी से अगर वो कहेंगे कि मुझे इस नंबर पे खिलाया जाए, मैं यहाँ पे परफॉर्म करूंगा, तो फिर कोच उसकी बात सुनेगा भी। नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हैं 2019 से, T20 से, या अगर बात करूं 2018 से अगर बात कर लें, नंबर 4 पे खेल रहे हैं। नंबर 5 पे आते थे शोएब मलिक, नंबर 4 पर खेल रहे हैं, तो जरा आप उनकी एवरेज निकालें तो मिनिमम 60 के समथिंग इस तरह आसपास होगी पिछले 2 सालों में। तो इसका मतलब है कि नंबर 4 का बल्लेबाज हफीज से बेहतर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसका मतलब यही हो कि बाबर आजम जब ओपनिंग करेंगे, उनका साथ अगर देते हैं फखर जमान, अगर नहीं दे पाते तो वन डाउन आपके पास हैदर अली हैं, जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर एक ब्राइट स्टार है। आपने मजीद उसको तो है मजीद पॉलिश करना है, आपने उसकी बल्लेबाजी को मजीद उभारना। रोहिल नजीर कैसा ऑप्शन? सर रोहिल नजीर ऑप्शन काफी अच्छा है, लेकिन अगर हमारे जो थिंक टैंक है वो वाकई थिंक कर ले इसके बारे में। ये आपने बात बड़ी जबरदस्त की है, वरना हमेशा मेरे साथ जो भी बैठते हो कहते हैं थिंक टैंक का काम है सोचना। आपने कहा थिंक टैंक अगर थिंक कर ले, बड़ी अच्छी एडवाइस दी है। जी, काफी अच्छी रिजवान की जगह रोहिल नजीर एक बहुत अच्छी, जैसे कहते हैं ना कि आपके पास ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि रिजवान से बेटर ऑप्शन या रिजवान से बेटर बैटिंग जो है वो मेरे नजदीक रोहिल नजीर कर लेते हैं, जो कि उनकी मैंने शॉट्स देखी थी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 का खेला गया था, 19 का सॉरी जो खेला गया था, उसमें जो उनकी शॉट सिलेक्शन है, जो उनकी पोजीशनिंग है उनकी, और जो स्टैंड है खड़े होने का, और जो बॉलर को देखने का, हर एक चीज आरिश जो है ना वो आई कैचिंग लगती है, कि लगता है कि प्रॉपर बल्लेबाज खेल रहा है। लेकिन रिजवान ने जिस तरह आज वो 3 बॉल पे 1 रन है वो भी लेग बाय पे बनाया, मैं उस चीज पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ओवर द ईयर्स हम रिजवान की बात करें तो बैटिंग में कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया हमजा, इस तरह से बातों का सिलसिला जारी रहेगा। एक और क्वेश्चन है वो मैं आपसे करूंगा, लेकिन अभी नहीं। टाइम चेक ब्रेक के बाद जी। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ये पहला क्वेश्चन नहीं था जो मैंने आपसे करना था। अच्छा वो वाला रिजवान वाला। एक और बैटिंग ऑप्शन है हमारे, बड़ा जबरदस्त बैटिंग ऑप्शन। मेरे ख्याल में अगर उसे ट्राई ना करें, खाली घुमा के फिरा के ले आए रावलपिंडी स्टेडियम, तो खाली देखने से एक्सपीरियंस नहीं होगा, खेलने से भी नहीं होगा। कुछ हमारे पास फीडबैक है वो शामिल कर लेते हैं। इतनी देर आप जरा फेसबुक पे जो हमारे मैसेज हैं वो भी शामिल कर लिएगा। जी मैंने बोल दिया, फेसबुक पढ़ दिया आपने? नहीं, अभी मैंने बोला है, तो इंशाल्लाह अपडेट हो जाएगी। आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, लोग खींचे चले जाते हैं। और अब्दुल्ला है टेक्सला से कह रहे हैं, ब्रदर्स टेल मी योर टाइमिंग्स, शो की टाइमिंग्स पूछ रहे हैं। और शो की टाइमिंग्स है जी, हमजा की अगर बात करें तो हमजा के साथ मेरे प्रोग्राम होते हैं सैटरडे और संडे को 8 बजे से 10 बजे तक शाम को हाउस एड में। इसके अलावा तमाम स्लॉट्स मेरे पास हाउस एड्स के हैं, हफ्ते में 4 प्रोग्राम में करता हूँ। जो है ट्यूसडे वाला प्रोग्राम है वो मेरा सोलो शो अकेला मैं ही करता हूँ, और वेडनेसडे वाले प्रोग्राम में मेरे साथ डॉक्टर शाहब होते हैं। और इसके अलावा जी थैंक यू सो मच तलहा है केपी से कह रहे हैं कि सर न्यूज बता दें पीएसएल के बारे में। वही नेक्स्ट अब उसी की तरफ बढ़ेंगे। जल्मी तैयार हैं, अब तैयार नहीं है, अब चेंज हो गया है जो स्लोगन था, अब फिर से तैयार हैं। जल्मी के बारे में भी आपके साथ न्यूज शेयर करेंगे। अब्दुल्ला हैं टेक्सला से हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच, आपने शो को सुनकर जो बहुत ही पसंद किया है और आगे भी पसंद करते रहेंगे। और है ही मेरी इतनी खूबसूरत आवाज, अपनी तारीफ में करता नहीं हूँ, लेकिन मुंह से निकल जाती है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल। जिया खान है कलर सईदा से कह रहे हैं जी सलाम आरिश भाई। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है आपके आरिश भाई। और इसके साथ ही इनका जल्दी मैसेज पढ़ लूं, फिर हमने 101 के टाइम चेक ब्रेक की तरफ भी जाना है। और
प्लीज मुझे बताएं कि पाकिस्तान की टीम ने पहला इंटरनेशनल मैच किसके खिलाफ खेला। पाकिस्तान टीम ने पहला इंटरनेशनल मैच 1952 में खेला था इंडिया के खिलाफ। गुड हो गया जी, मैं बार बार तारीख दोहरा चुका हूं, गुड हो गया जी, ऐसे शोर मेरे लगाई रखो। और किसके खिलाफ खेला था? इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच था, वो 1952 में खेला था, 1952 में पहला पाकिस्तान ने अपने कैरियर का मैच। गजनफर भाई को सलाम और मेरा भी सलाम जी। हमारी मुलाकात होती है FM 101 के नेटवर्क से वापस आने के बाद। टाइम चेक ब्रेक की तरफ हमने बढ़ना है। मुझे कहते हैं आरजे मोहम्मद आरिश, हमारे साथ मौजूद हैं आरजे हमजा रियाज। सुनते रहिए FM 101, स्टे विद अस। Time check. It's 8:30 p.m. पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। Love you, Pakistan. Pakistan. This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM. I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her truth. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. This is FM 101, where your spirit is set free. 101 FM. How's that? How's that? That was really tight, so the umpire's calling for the TV replay. There's the signal, he's safe. Signalling for the third umpire. There's the red light, he's out. The umpire isn't sure. For latest sports update, tune into How's That? Daily on FM 101, 101, 101, 101. Flash dance.
ओके जी, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हाउस का ये प्रोग्राम और आपके लिए पेश किया जाता है शब 8 से 10 बजे तक के लिए। मुझे कहते हैं जी आरजे हमजा हमारे साथ मौजूद हैं, आरजे मोहम्मद आरिश। और आज का मैच जो कि खेला गया था पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, फर्स्ट T20 आई इन रावलपिंडी यानी कि पाकिस्तान में ही। उसमें पाकिस्तान ने जो है 6 विकेटों से बआसानी जो है ये मैच अपने नाम किया है और मैन ऑफ द मैच रहे हैं जी बाबर आजम। और बाबर आजम को मजीद जो है वो 18 रन चाहिए जी अपने T20 स्पॉट में नंबर 1 आने के लिए एक बार फिर से। और वैसे तो इन ऑल फॉर्मेट्स अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट की तो नंबर टॉप 5 में आते हैं। नंबर 5 पे मौजूद है जी टेस्ट क्रिकेट में, नंबर 3 पे मौजूद हैं जी ओडीआई में, और नंबर 4 पे मौजूद हैं जी T20 क्रिकेट में। तो सिर्फ 18 से 20 रन और चाहिए उनको, या अगर हम बात करें अगर 150 का अगर हम मार्जिन रख लें तो तकरीबन उनको 60 समथिंग स्कोर चाहिए या 70 समथिंग स्कोर चाहिए 2 मैचेस के अंदर, तो वो नंबर 1 स्पॉट पे एक बार फिर आ जाएंगे। आरिश, अगर आपसे पूछा जाए कि क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स से बाबर आजम ने जो है अपनी स्पॉट जो थी वो मेंटेन करके रखी थी, नंबर 1 T20 बैट्समैन थे, अब जो है वो नंबर 4 पर आ चुके हैं। क्योंकि जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हम लोगों ने सीरीज खेली थी उसमें परफॉर्म तो किया था, लेकिन डेविड मलान की अच्छी परफॉर्मेंस के तहत जो है उनको नंबर 1 T20 का बैट्समैन करार दे दिया गया था। तो अब बाबर आजम जो है वो नंबर 4 पे मौजूद हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपनी T20 साइड में इन 5 बल्लेबाजों में से किसी एक बल्लेबाज को अपनी टीम में रखेंगे तो वो कौन से होंगे? और वो जो 5 बल्लेबाज होंगे उनमें शामिल होंगे हमारे पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, नंबर 2 पे मौजूद होंगे जी विराट कोहली, नंबर 4 पे मौजूद होंगे जी डेविड मलान जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से, नंबर 1 इस वक्त T20 बल्लेबाज हैं, और नंबर 5 पे मौजूद होंगे जी डेविड वार्नर। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? क्योंकि पांचों ही बड़े जैसे कहते हैं कि एक्सप्लोसिव किस्म के बल्लेबाज हैं, 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि टीम को साथ लेके चलते हैं जिनमें बाबर आजम और जो रूट हैं। तो क्या ओपिनियन होगी आपकी? देखें, अगर बात करूं तो वैसे तो विराट कोहली भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बाबर आजम एक फाइनेस्ट प्लेयर लगते हैं मुझे। और क्योंकि बाबर आजम ऐसी सिचुएशन में जहां टीम का कोई और बैट्समैन नहीं परफॉर्म करता वहां परफॉर्म करते हैं, तो ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी जानिब अगर विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली के साथ या तो शिखर धवन कर जाते हैं या फिर दो तीन ऐसे बैट्समैन हैं जो परफॉर्म कर जाते हैं। अगर एक ना भी रोहित शर्मा कभी बैटिंग कर जाते हैं तो फिर इनकी तो बारी भी नहीं आती। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये शुरू के 3 बल्कि लोकेश राहुल जो है चौथे बैट्समैन की हैसियत से जो खेलते हैं, ये चारों बैट्समैन इंडिया के 20 बैट्समैन के बराबर हैं। और इसलिए अगर पाकिस्तान में एक उनके पास सोच है बाबर आजम के पास कि वो ये दूसरे पर रिलाय नहीं करते, वो कहते हैं बस मैं हूं और मुझे ये करना है स्कोर, मेरी जिम्मेदारी। इस तरह भी आपने पढ़ा भी था, सेल्फिश है, सेल्फिश गेम है, और यही सेल्फिश गेम हमें चाहिए पाकिस्तान टीम में कि हर प्लेयर अगर ऐसा सेल्फिश गेम करेगा तो मेरे ख्याल में स्कोर जो है वो 3 से विकेट ऊपर गिरेंगे नहीं। बिल्कुल। और लिखा हुआ था जी कि बाबर आजम जो है बड़े सेल्फिश हैं, सारा रन जो है वो खुद ही बना लेते हैं, ठीक है, और किसी और को मौका नहीं देते रन बनाने का। तो वैसे खैर माशाल्लाह से इतनी अच्छी फॉर्म उनकी लेके चल रहे हैं। और बाबर आजम पे जो है जैसे कहते हैं कि कोई हमने अच्छा काम किया होगा तो हमें बाबर आजम जैसा जो बल्लेबाज है अल्लाह ताला ने हमें दिया है। और बाबर आजम खैर मजीद आगे आने वाले 10 साल जो हैं उनमें एक बहुत बड़ा सार हम उसको देखते हैं जी। और जिसके बारे में रिकी पॉन्टिंग ने भी कहा था कि खैर अगर आप T20 क्रिकेट भी खेलते हैं, अगर आप ओडीआई भी खेलते हैं, अगर आप टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, और अगर आप इस तौर पे खेलते हैं जी कि आपने हर मैच में परफॉर्म ही करना है, बेशक तमाम बल्लेबाज और परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस है वो टीम के लिए मैटर करती है, तो फिर इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने भी काफ़ी बड़ी जगह परफॉर्म किया, लेकिन एक ऐसी जगह परफॉर्म करना जहाँ पे आपके टीम में जो बल्लेबाज हैं वो इतना अच्छा नहीं कर रहे काफ़ी अरसे से, लेकिन आप वो एक अकेले बैट्समैन हैं जो कि काफ़ी अरसे से टीम के साथ हैं और बड़े लंबे चौड़े रन्स कर रहे हैं, तो फिर ये तो बिल्कुल इसे कहते हैं कि एक ख्वाब ही है कि हम एक गेम में हमने एक बल्लेबाज सेलेक्ट किया हुआ अपना विद फुल पावर्स कि वो हर शॉट उसके पास अवेलेबल है और हर मैच में परफॉर्म कर रहा है। तो बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है बाबर आजम। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें कि जो है बाबर के बारे में जिस तरह पहले भी मैंने आपके साथ बात की, आपने कहा अगले 10 साल उनके लिए बड़े कीमती हैं। हम जो टीम तैयार कर रहे हैं वो 1-2 साल के लिए नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। हमने जो टीम तैयार करनी है कम से कम 6 साल 8 साल 10 साल के लिए वो टीम है जो हमने बनानी है पाकिस्तान टीम की, कि वो फ्यूचर में सिर्फ 1-2 साल के लिए नंबर 1 पे न रहे, बल्कि आने वाले सालों में दूसरों के लिए मिसाल बने। पाकिस्तान टीम ऐसी बनाना चाहते हैं और ऐसी माजी में बहुत दफा रही है। ये देखें, शाहिद अफरीदी हैं, शोएब अख्तर हैं, शोएब मलिक थे, मोहम्मद यूसुफ हो गए, यूनुस खान, इंजमाम उल हक, इनके दौर में वाकई पाकिस्तान टीम ऐसी थी जो कि 8 साल का जिनके पास जो है वो क्रिकेट जो है बाकी रहती थी और 8 साल तक उनको याद किया गया है। फ्यूचर का प्लान करते थे हमेशा। उस टाइम की टीम मैनेजमेंट बड़ी अच्छी थी, जो सिलेक्शन कमेटी थी वो बड़ी अच्छी थी। जब और फिर ऐसा टैलेंट आ गया था 1992 के वर्ल्ड कप के बाद, वकार यूनुस, वसीम अकरम, जावेद मियादाद, सईद अनवर थे, फिर जी
उसके बाद बहुत सारे और बैट्समैन आ गए, बॉलर्स आ गए, शोएब अख्तर आ गए थे उस टाइम टीम में, शाहिद अफरीदी ने एंट्री दे दी थी। ये उसके बाद का एरा जो है पाकिस्तान टीम जो है इस टाइम जो बहुत ज्यादा मशहूर हुई पाकिस्तान की टीम। बिल्कुल ऐसे ही अभी भी इसी की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, और अपनी टीम को हम लोगों ने वाकई जनरेट करना है। अगर जैसा बात करना ओडिया वर्ल्ड कप की, तो एटलीस्ट हमने 2 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम जो है वो तैयार करनी है, और इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमने अपने 2 ओपनर्स, अपने 4 मिडल ऑर्डर बैट्समैन और अपने 2 ऑलराउंडर्स के साथ जो है हमने मैदान में उतरना है। और आम बात नहीं है कि बैक टू बैक हम फाइनल्स में जाके हारे हैं। 2011 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ, 2007 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ, 2011 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक जाके हारे, 2015 के वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल तक जाके हारे। उसके बाद टीम ऐसी नीचे आई कि 2019 में हम फाइनल राउंड में जा ही नहीं सके और अनफॉर्चुनेट रहे हम, वो पॉइंट्स के चक्कर में जो है हम नहीं क्वालिफाई कर पाए। लेकिन अब आगे इस चीज को हम भुला दे तो बेहतर है, क्योंकि अगर हम आगे अपने आने वाली चीजों पर अगर हम फोकस करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। तो हमें अपने 2 ओपनर्स, अपने 4 मिडल ऑर्डर, अपने 2 जो ऑलराउंडर्स हैं, हमने इनके साथ उतरना है। बैटिंग की तरफ बात कर रहा हूँ, अगर हम सिर्फ इन्हीं को ढूंढने में लग जाएं कि बेहतर से बेहतर हमें ऑप्शन मिलती जाए, बेशक आपके पास बड़े बड़े नाम हो, शादाब खान हो, फ़हीम अशरफ हो, लेकिन जो परफॉर्म कर रहा है ऑन द स्पॉट और अच्छी जगह पे जो परफॉर्म कर रहा है, जो कि लंबा खेलना जानता है अपनी टीम के लिए, और अपने लिए नहीं अपनी टीम के लिए खेलना जानता है, क्योंकि आपकी टीम में कोई मोटिवेशन है ही नहीं। आपकी टीम में इस वक्त जो है ना कि आपने सीनियर प्लेयर भी डाले हुए हैं, आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, आप उस चीज को अप्लाई नहीं कर रहे अपनी टीम में, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आरिश, मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि आप एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है ही नहीं। अब वो प्लेयर्स जो कि टीम में खेलते हैं, जो कि डिजर्व करते हैं, आप उनसे एक्सपेरिमेंट नहीं ले रहे, आप उनको डेब्यू दे रहे हैं, उनका हक है वो खेलना, वो खेलेंगे, टीम के लिए परफॉर्म भी करेंगे, क्योंकि आप 40 साल के 50 साल के जो प्लेयर्स के साथ आप नहीं खेल सकते टीम के साथ। आप कितना लंबा खेल लेंगे, आप 60 साल तक लेके जाएंगे वही बात है कि एक साल के लिए थोड़ी सोचना है, 6 महीने के लिए थोड़ी सोचना है। और दूसरी बात है एक्सपेरिमेंट जो है आपने डोमेस्टिक में कर लिए जितने एक्सपेरिमेंट, जब एक प्लेयर जब पाकिस्तान टीम में आता है वो 20-22 करोड़ में से सिलेक्ट होके आ रहा है, तो वो उन सब में से फाइनेस्ट है, सबसे बेहतर। उस पे आपने जो है उस पे वर्क करना है। वो टीम में सिलेक्ट हो गया, उसे एज ए एक्सपेरिमेंट नहीं, एज ए प्लेयर कंसिडर करना है, और उसको एज ए प्लेयर वो जो है वो ट्रेनिंग देनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब आप अपने बेहतरीन से बेहतरीन की तरफ जाते हैं, तो फिर आपकी टीम जो है ना वो मजीद अच्छी होती जाती है। अगर आपके पास शादाब खान और अब उस्मान गाजी जैसे अगर आपके पास लेग स्पिनर्स मौजूद हैं, तो इन दोनों को किन मैचेस में, किन पिचेस में और किन कंडीशंस में आपने खिलाना है, ये आपको ज्यादा बेहतर पता है। लेकिन वही वाली बात कि अगर थिंक टैंक अगर थिंक वाकई करे, तो जो आपके प्लेयर्स हैं ना वो आपको ज्यादा अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे पाते हैं। अगर आप उनको डेड विकेट्स पे अगर आप खिला के उनको वहीं पे थका देंगे, तो फिर आगे के 2-3-4 साल जो वो मजीद जैसे कहते हैं ना कि अपनी पीक पे खेलना चाहते थे, आपने उनको 2 से 3 साल पहले ही वो खिला के जो है ना वो डल कर दिया, तो आप मजीद उनसे काम नहीं ले सकते। तो अपने प्लेयर्स को कब रेस्ट देना है, अपने प्लेयर्स को कब यूटिलाइज करना है अच्छी जगह पर बड़े मैचेस में, तो वो फिर आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये चीजें अगर आप अभी नोटिस से करेंगे, क्योंकि अब जो पाकिस्तान की टीम आ रही है वो यंगस्टर की तरफ जा रहे हैं ये लोग, अब हमें अपनी टीम को डेवलप करना है, लेकिन सब प्लेयर्स को ये ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि आप ही प्लेयर्स हैं जो कि आगे जाके पाकिस्तान के लिए मजीद आप रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन आप तभी कर पाएंगे जब आप परफॉर्म करेंगे। राइट, परफॉर्मेंस जो है वो तो लाजमी है। साथ ही facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पे कुछ कमेंट्स को जो है वो शामिल करते हैं। एक मतलब ही लोग नाम से आईडी है, अब ये पता नहीं किसकी है, नाम इन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम जी ऑल डियर फ्रेंड्स को, और हरीपुर से इन्होंने मैसेज किया, इनका नाम है जी सैयद नहीम शाह कादरी, और इनका बेस्ट प्लेयर है विराट कोहली इन्होंने कहा है, और ठीक है। मोहम्मद वकास साहब हैं, कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। और दोनों भाइयों को सलाम। उमर अकमल और शर्जील खान की कोई न्यूज़ बता दें। फिलहाल तो इनके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। और शर्जील खान और उमर अकमल का ठीक है, लीग्स खेल रहे हैं, डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, लेकिन इनका फ्यूचर कोई नजर नहीं आ रहा। उमर अकमल तो वैसे टीम से बल्कि क्रिकेट से बाहर हैं। अरीका शाह, वेलकम टू द शो। सलाम भाई जी, वालेकुम अस्सलाम। और इसके अलावा जी महार लजपाल मुल्तान से शाहजे कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम आरिश भाई एंड टिनी मिनी, क्या हाल है? आप दोनों के हाल जो है बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और दुआ करें बिल्कुल ठीक ठाक ही रहें, टिप टॉप रहें। जी हाँ, टीम के बारे में कोई सवाल कोई जवाब, आज की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी पाकिस्तान टीम की, आप फ्यूचर में कैसा देखते हैं? और तीनों T20 जो है आपको पाकिस्तान के हक में जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर जिम्बाब्वे के हक में? तो इमामुल हक का ये मैसेज है जड़ावाला से, कह रहे हैं जी आपको मेरा सलाम और बहुत अच्छा आप शो कर रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम, सुनने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
जी, तो एक ट्रैक शामिल करते हैं, उसके बाद उन प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल हैं और पाकिस्तान को ज्वाइन कर चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान दाखिल हो चुके हैं, आ चुके हैं, और कौन से प्लेयर्स आने वाले हैं। तमाम टीम्स का जायजा लेंगे, जिसमें 4 टीम्स हैं, जिसमें मुल्तान सुल्तान है, कराची किंग्स है, लाहौर कलंदर्स और इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी की टीम मौजूद है। प्लेऑफ का मरहला स्टार्ट होने वाला है, उसकी स्ट्रेटजी भी हमने आपको बताई थी कैसे हुआ, कैसे होगा। लेकिन इस ट्रैक को सुनने के बाद हम ये तमाम डिटेल से शामिल करेंगे। आतिफ असलम का ये ट्रैक हम किस गली जा रहे हैं, और जब तक ये नहीं ऑन होता, आई थिंक थोड़ी सी जो प्रॉब्लम चल रही है। हैदर अली की अली हैदर की आवाज में जो है, या हैदर अली हैं, उनकी आवाज में पुरानी जीन्स और गिटार सॉन्ग जो है हमजा आपके लिए ये प्ले करते हैं। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, सिगरेट पीना गली में। उन तमाम दोस्तों के लिए जो इस टाइम प्रोग्राम सुन रहे हैं, घड़ी घड़ी सा, किसी को कॉलेज टाइम याद आएगा, तो किसी को यूनिवर्सिटी, तो किसी को स्कूल टाइम याद आएगा। हमेशा लेट, वो कहना सर का, get out from the, इन यादों में थोड़ी देर के लिए खो जाते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। यहाँ का सिस्टम ही है खराब, वो जाके कैंटीन में टेबल बजा के वो गाने गाना यारों के साथ, बस यादें 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 रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है, बस यादें 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 रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है, बस यादें। वो पापा का डांटना, वो कहना मम्मी का छोड़े जिया, तुम्हें तो बस नजर आता है जहां में बेटा मेरा ही खराब, वो दिल में सोचना करके कुछ दिखा दे, वो करना प्लानिंग रोज नई यार, लड़कपन का वो पहला प्यार, वो लिखना हाथों पे A+R, वो खिड़की से झांकना, वो लिखना लेटर उन्हें बार बार, वो देना तोहफे में सोने की बालियां, वो लेना दोस्तों से पैसे उधार, बस यादें 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 रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है, बस यादें 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 रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है, बस यादें। ऐसा यादों का मौसम चला, भूलता ही नहीं दिल मेरा, पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना गली में जाके, तो करना दांतों को घड़ी घड़ी साफ, पहुंचना कॉलेज हमेशा लेट, वो कहना सर का get out from the class,
वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब। वो जाके कैंटीन में टेबल बजा के वो गाने गाना यारों के साथ। बस यादें 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 रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है। बस यादें 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 रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है। बस यादें। जी वेलकम बैक वंस अगेन। ये खूबसूरत सा ट्रैक आप सुन रहे हैं और यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे अपने पुराने दिनों को, ये जरूर याद कर रहे होंगे। लेकिन पुराना वक्त जो गुजरा हुआ होता है वो कभी वापस नहीं आता, ये तो एक लिखी हुई बात है। और वो कहना मम्मी का छोड़े जिया, जब वक्त गुजर जाता है तभी क्यों याद आता है ये समझ नहीं आती। और जब गुजार रहे होते हैं वक्त तो ऐसा लगता है यही सबसे मुश्किल वक्त है, लेकिन जब गुजर जाता है तो वही वक्त जो है वो आसान लगने लगता है। जिस तरह जिंदगी आगे बढ़ती है उस तरह नए चैलेंजेस आते हैं। रोज जब आप उठते हैं, आंखें खोलते हैं, सूरज की रोशनी को देखते हैं तो एक नया चैलेंज आपके सामने होता है दिन गुजारने का। बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। वो पहला प्यार, किसी को पढ़ाई के लिहाज से और किसी ने अपनी जॉब पे जाना होता है, किसी को कारोबारी लिहाज से, किसी ने अपना घर चलाना होता है। अल्लाह ताला सबकी जो आजमाइश है उसे दूर फरमाए और सबको जो है आसानियां अता फरमाए सबके काम में, ताकि जो है हम अपनी लाइफ को साथ साथ एंजॉय भी कर सकें। और एंजॉय भी करना चाहिए, चाहे जिंदगी का कोई भी मरहला हो, खुल के एंजॉय करें। गुजरा हुआ वक्त कभी नहीं आता। यकीनन आपको वो ग्रुप जरूर याद आ रहा होगा, हमजा, जिस तरह के याद है आपको रीयूनियन का बड़ा प्लान बनाया है, लेकिन रीयूनियन हो आजकल आज तक हो नहीं सका। किसी की शादी हो गई, कोई जॉब पे है, कोई बाहर चला गया, कोई पाकिस्तान छोड़ गया, कोई किसी के लापता हो गया, बस तो रीयूनियन हो नहीं सका। हम कितना प्लान बनाया मैट्रिक के दोस्तों के बाद में जो है मिलेंगे, मिलते रहेंगे, इस तरह जो है वो ताल्लुक रखेंगे, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और ऐसा होता भी नहीं है, सिर्फ हमारा जो है दिमाग में ये होता है कि जिंदगी ऐसी चलती रहेगी एक दूसरे से मिलजुल के। लेकिन जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं तो यकीन माने कि किसी से जो है एक घंटा भी गुजारने को टाइम नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें कहा जाता था कि मैट्रिक के बाद ही मजे हैं, लेकिन अब जब हम इस एज में पहुंचे हैं तो समझ आइए कि जब मैट्रिक तक ही मजे थे, हाँ बिल्कुल, बाद मजे से खत्म हो जाते हाँ हैं। बिल्कुल। ये जो वालिदैन भी कहते हैं या बहुत सारे आपके सीनियर्स होंगे वो भी कहते हैं कि जो है अब बस मैट्रिक तक कर लो, आगे तो बहुत आसानी है। आसानी कुछ नहीं होती। जो आपका जो गुजरा हुआ वक्त है वो हमेशा याद रहता है। आने वाला वक्त कैसा होगा ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन गुजरे हुए वक्त से जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। सर मैं तो अपने बच्चों को जरूर कहूंगा कि जो आपने तैयारी भी कर ली, बात कुछ और हो रही है। आप नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि क्योंकि हमें तो ये पता चला ना कि बाद में जाके कि मैट्रिक तक ही मजे थे, हाँ, लेकिन मैट्रिक तक जो मजे थे ना वो खत्म हो गए जब हम कॉलेजेस में आके, यूनिवर्सिटीज में आके, फिर वो कहते हैं कि वो थ्रिल नहीं रहती लाइफ में। फिर मैट्रिक तक फ्रेंड्स मिलेंगे, टेम्पररी फ्रेंड्स होंगे 2-4 साल के लिए, 2 साल तक आप बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं, आपको किसी की टेंशन नहीं होती, किसी भी चीज की आपको टेंशन नहीं है, आप जहां मर्जी घूमे फिरे, आप खेले कूदे, जो मर्जी करें। लेकिन मैं हमेशा अपने बच्चों को ये एडवाइस करूंगा कि भाई मैट्रिक तक क्या आप जब तक मजा करना चाहो करो, लेकिन मैट्रिक तक जो है ना, जिस तरह हमें वालिदैन रोकते थे कि भाई ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, जाहिर सी बात है थोड़े बहुत पॉजिटिव होते हैं वालिदैन, लेकिन ये कि हम तो ये कहेंगे जितना फुली आप एंजॉय करो और खास तौर पर बैक बेंचर जरूर बनना और उसके बाद अपनी एक्टिविटीज पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, कहीं इतने भी बैक बेंचर ना बन जाएं कि दोबारा कभी अपनी जगह पे वापस ना आए। लेकिन आपने बात बिल्कुल सही की है, जब हम यूनिवर्सिटीज में एंटर होते हैं, कुछ साल गुजार लेते हैं वहां, तो फिर एक टेंशन होती है माइंड में कि यार यहाँ से निकल के जॉब की तरफ जाना है, बिजनेस की तरफ जाना है, बिजनेस करना है तो कौन सा करना है, उसके लिए इतने पैसों की जरूरत होगी, इन्वेस्टमेंट करनी होगी, पैसा कमाने के लिए बिजनेस जॉब जरूरी होगी, जॉब कौन देगा, जहां भी जाते हैं कहते हैं सीवी उठा के कहते हैं कि आप जो है एक्सपीरियंस लेके आओ, आपने पहले कहीं काम ही नहीं किया हुआ, तो काम दोगे तो एक्सपीरियंस बनेगा, जाहिर सी बात है। तो खैर जब मैं भी यहाँ पे आया था रेडियो पे, तो इंटरव्यू में तो ऐसे क्वेश्चन थे, तो ये था यहाँ पे सीनियर्स जो बहुत सपोर्टिव थे। पहले कभी काम नहीं किया था रेडियो पे, कुछ पता नहीं था इस बारे में, लेकिन बस सुना था, रेडियो भी सुना था और कोई तरीका नहीं पता था प्रोग्राम होने का, प्रोग्राम करने का। जब शुरू में प्रोग्राम करता था कंफ्यूज हो जाता था ये कि इतनी बड़ी ट्रांसमिशन जो है कैसे करनी है। लेकिन तो उस टाइम भी मैंने यही कहा था अपने सीनियर्स को, देखें कि जब तक मैं काम उस फील्ड में करूंगा नहीं तो मेरे पास एक्सपीरियंस कैसे आएगा। बिल्कुल, तो एक्सपीरियंस मुझे कौन देगा। जब एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं एक्सपीरियंस तो जॉब से आता है,
और जॉब लेने जाते हैं तो कहते हैं पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो खैर अल्लाह ताला ने जो है बड़ा करम किया और उसके बाद प्रोफेशनल, हाँ जी 4 साल हो गए और प्रोफेशनली अब इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अब टीवी चैनल्स तक गए, वहां भी प्रोग्राम किए। हाँ अब तो किंग हो गए। नहीं, हमसे भी ज्यादा कोई किंग है। देखें, सीखने का अमल जो है वो जिंदगी भर जारी रहता है, किसी भी कोई भी एज हो। आप 60s में भी चले जाए ना, तब भी आपका जो सीखने का अमल है ना वो कभी खत्म नहीं होगा जिंदगी से। तो जब तक आप इस दुनिया में आंखें खोलते हैं और आंखें बंद करने तक आप जब तक उस वक्त तक जो है ना आप सीखते ही रहते हैं, सीखते रहते हैं। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपने सीनियर से सीखते हैं, अपने जूनियर से सीखते हैं। बहुत सारी, जब आपने भी नोट किया होगा, जब हम यहाँ पे कंबाइंड ट्रांसमिशन में बैठते हैं 6 लोग होते हैं, तो उसमें हमसे जो जूनियर आए हुए होते हैं ना वो भी बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं। बिल्कुल, वो ऐसी वर्ड सिलेक्शन कर लेते हैं कि हमें नहीं पता होता, हमने कभी नहीं की होती। हालांकि हमसे जूनियर तो कोई है ही नहीं, हम हमारी एज से एज और वर्क एक्सपीरियंस जो है वो काफी डिफरेंट होते हैं। तो एज में तो खैर हम इतने नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीख गए हैं और बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी भी। तो खैर ये बातें जो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन आपको सबसे पहले बताते चलेंगे पीएसएल का जो सिलसिला है वो भी, उसका भी आगाज होने वाला है। और 14, 15 और 17 नवंबर को जो है पीएसएल के मैचेस कराची नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे, जो कि 4 मैचेस होंगे। उनके बारे में डिटेल्स भी आपके साथ शामिल करते हैं। सबसे पहले जी चलते हैं उन प्लेयर्स की तरफ जो कि पाकिस्तान पहुंच गए हैं। लाहौर कलंदर्स के जो समित पटेल हैं, सबसे पहले पाकिस्तान पहुंचने वाले प्लेयर थे फॉरेन प्लेयर्स में। और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों का सिलसिला जो है 10 नवंबर तक जारी रहेगा। खिलाड़ियों को 48 घंटे का करंतना करना होगा और इवेंट में शरीक तमाम क्रिकेटर्स के 2 दफा जो है कोरोना टेस्ट लिए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि PSL 5 जो है वो कोरोना वायरस की वजह से 40 मैचेस के बाद ही अधूरा छोड़ना पड़ा था। और अब प्ले ऑफ और फाइनल का इनकाद 14 से 17 नवंबर तक जो है नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। और इस मरहले में मुल्तान सुल्तान्स, लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है इन्होंने जगह बनाई है। साथ ही कुछ और भी प्लेयर्स की बात करते हैं तो तफसीलात के मुताबिक इंग्लैंड के समित पटेल तो ऐसे आई गए हैं। वेस्ट इंडीज के कार्लोस ब्रैथवेट भी कराची पहुंच गए हैं। कार्लोस ब्रैथवेट PSL में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करेंगे। दूसरी जानिब चैडविक वॉल्टन और कैमरॉन डेलपोर्ट, इन दोनों का ताल्लुक जो है कराची किंग्स से है और रात गए कराची पहुंचेंगे आज ही ये। और वाज़ेह रहे कि कराची पहुंचने वाले क्रिकेटर्स के जो है कोरोना टेस्ट होंगे सबसे पहले, जबकि इवेंट के मैचेस जो है वो 14, 15 और 17 को ही खेले जाएंगे। इसमें ये टीम्स शामिल थी जिस तरह हमने आपको बताया। मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो 9 नवंबर की शाम कराची में पहला प्रैक्टिस सेशन करेगी, जबकि लाहौर कलंदर्स ने जो है लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स मंगल को प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो हमजा क्या ख्याल है वैसे इस बार कौन सी टीम, आपने स्क्वाड्स भी देखे, थोड़ा रद्दोबदल हुआ है स्क्वाड्स में भी, जिस तरह डैरन सैमी पेशावर में हेड कोच से अब दोबारा प्लेयर बन चुके हैं, पेशावर में वापस आ गए हैं। दूसरी जानिब लाहौर जो है पेशावर में जो है फाफ डु प्लेसी भी आ गए हैं। लाहौर की टीम में जो है वो बेन डंक हैं और तमीम इकबाल जो है उनको रखा गया है क्रिस लेन की जानिब। तो इस टाइम आपको कौन सी टीम जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है ऑन पेपर? वैसे आरिश कराची के तो खैर सारे प्लेयर्स ही आ रहे हैं कराची के सारे आ रहे हैं मैचेस तो, लेकिन ये कि उनके पास जो एक जैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी ड्रेसिंग रूम में प्रोवाइड करने वाला जो कोच था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, डीन जॉन्स। तो अब ये कि वसीम अकरम को ही इस जिम्मेदारी को जो है वो संभालना पड़ेगा। तो अब प्लेयर्स तो खैर सारे आ रहे हैं। जो उस वक्त पॉजिटिव एनर्जी थी ना कराची की टीम में, वो कुछ और ही थी, वो देखने वाली थी। क्योंकि डेन जॉन्स जब आपके ड्रेसिंग रूम में हो तो फिर आपको, क्योंकि सभी उनको कहते हैं कि जी के वो डीन जॉन्स जो हैं वो क्रिकेट के गुरु हैं, तो वाकई गुरु थे और हर एक चीज़ लिख के रखते थे अपने पास। और हर एक प्लेयर की जो पॉजिटिव चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें, दोनों उनके पास होती थी। लेकिन अब क्योंकि वो कोच नहीं रहे तो वसीम अकरम को ही इस जिम्मेदारी को संभालना पड़ेगा। तो कराची की टीम और लाहौर की टीम जो है, इन दोनों टीमों में से अब तक जो है वो कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो कि PSL विन जिन्होंने किया हो। लेकिन ये कि इस सीजन में देखना मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी 2 टीमें फाइनल में जाएं जिन्होंने अब तक जो है PSL का एडिशन जो है वो नहीं जीता। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और जिसमें जो है कराची किंग्स और जो है लाहौर और मुल्तान है, 3 टीम्स हैं। और मुल्तान की वैसे इस कोरोना लॉकडाउन से पहले या फिर इस सब सूरत हाल से पहले मुल्तान की परफॉर्मेंस टॉप पे थी। मुल्तान की अब वैसी रहेगी परफॉर्मेंस या नहीं रहेगी, क्योंकि बीच में जो एक वो जो मोशन था वो टूट गया। और उसके बाद हो सकता है कि लाहौर फॉर्म में आ जाए। लाहौर इसमें बड़ी अच्छी फॉर्म में रही है 2 दफा। बेन डंक की वजह से तो जो कामयाबी उन्होंने हासिल की है, एक दफा बेन डंक की अपनी सेंचुरी नहीं हुई लेकिन उन्होंने टीम को जितवा दिया। एक दफा 99 1 रन से रह गया सेंचुरी में। दूसरी जानिब 91 रन उनके हो गए थे पहले मैच में कराची के खिलाफ, और फिर कोयटा के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई। क्रिस लेन
जाते जाते सेंचुरी कर गए थे, लेकिन अब वो नहीं है। तमीम इकबाल उनके स्क्वाड में शामिल हुए। तमीम इकबाल दूसरी जानिब इनका ताल्लुक है बांग्लादेश से, इससे कबल ये पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा रहे हैं। इनकी भी PSL में अच्छी परफॉर्मेंस है, ओवरऑल भी इन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है अपने इंटरनेशनल कैरियर में। ओपनिंग पे इन्हें रखा जाएगा गालिबन, वही क्रिस लेन की जगह रखा जाएगा, तो इनकी लाहौर की जो ओपनिंग थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी। 40-50 रन का जो स्टार्ट है वो तमीम इकबाल जो है इतने जिम्मेदार बैट्समैन है कि वो स्कोर कर देते हैं अपनी टीम के लिए भी, लीग की टीम के लिए भी। बांग्लादेश की जो है ना ऑल टाइम टॉप स्कोरर हैं तमीम इकबाल, और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी करते हैं। इससे पहले भी खेल चुके हैं पेशावर ज़ल्मी की साइड से, लेकिन इस दफ़ा जो है वो क्रिस लेन क्योंकि अब नहीं होंगे अवेलेबल लाहौर कलंदर्स के लिए, तो तमीम इकबाल को जो है वो टीम का हिस्सा बना लिया। जी हाँ बिल्कुल। खैर जी, हमें बढ़ना है FM 101 के नेटवर्क की जानिब और हमारी मुलाकात होगी इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। $100 Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Ali Ahmed. First, the headlines. Addressing the foundation stones laying ceremony of university and hospital in Hafizabad today, the Prime Minister said the government's policies are aimed at reducing poverty, uplifting the poor and maintaining the rule of law in the country. Visiting logistic installations of Lahore Coast today, the Army Chief said efficient and smooth logistics will enhance the overall operational readiness of the Army. Minister for Federal Education says model textbooks will be taught in all public and private educational institutions beside Madaris. पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान, आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। Love you, Pakistan. Pakistan. This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM. I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her truth. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. This is FM 101, where your spirit is set free. 101 FM. How's that? How's that? That was really tight, so the umpire's calling for the TV replay. There's the signal, he's safe. Signalling for the third umpire. There's the red light, he's out. The umpire isn't sure. For latest sports update, tune in to How's That? Daily on FM 101, 101, 101, 101. Flash dance. जी वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से। मैं हूं आपका होस्ट आरजे मोहम्मद आरिश, और
आरजे हमजा रियाज में हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। कुछ स्पोर्ट्स पे डिस्कशन जारी है, पीएसएल का सिलसिला भी जिस तरह उसका भी आगाज होने वाला है उसके बारे में भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। फिलहाल सबसे पहले जी बात करते हैं कुछ facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पे कमेंट्स की। अब से कुछ देर कबल अकबर खान का मैसेज आए कराची से और ये कह रहे हैं जी गुड इवनिंग टू ऑल, थैंक यू। सागरदीन मोहम्मद बलोच हैं हमारे साथ, नाज़ी अवान बहुत शुक्रिया आपका। तैयबा खान सुदोज़ई हैं कश्मीर से, रावलाकोट से, और मुख्तार कह रहे हैं जी आप दोनों की वॉइस सेम है, हो सकता है एक ही बंदा पीछे बोल रहा हो, थोड़ी सी आवाज चेंज करके। अरसलाम मुनव्वर हैं और ये हैं फाखराबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम आरिश भाई एंड हमजा, गुड शो, प्लीज शेयर प्रोफाइल ऑफ बाबर आजम। अच्छा, अजहर अहमद हैं हाजरा फ्रॉम हाजरा कश्मीर से, हाजिरा से, और ये कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, नाइस शो, सलाम टू ऑल लिसनर। गजन भाई को भी मेरा सलाम, उनका शो कब होता है खैर इस बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता। रूल्ला मोहम्मद हैं कह रहे हैं कि सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम, ये पेशावर से हमारे साथ थे, शानजे थी और ये कह रही हैं जी क्या हाल है आप दोनों का, आप दोनों जो है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। खैर इस तरह 4471 पे भी मैसेज हमें मौसूल हो रहे हैं। फिलहाल कुछ पीएसएल के बारे में ही हम बात कर रहे थे, उसी बात को कंटिन्यू करेंगे। जो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से न्यूज़ है वो आपके साथ शामिल करते हैं। पेशावर ज़ल्मी क्रिकेटर्स और टीम मैनेजमेंट की जो है कराची आमद हो चुकी है, होने लगी है और हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। शुएब मलिक और राहत अली जो है वो कराची पहुंच गए हैं, जबकि यासिर शाह आज और इमामुल हक जो है कल टीम ज्वाइन करेंगे। डैरन सैमी मंगल की सुबह जो है वो पहुंचेंगे कराची। इसके अलावा फॉफ डुप्लेसी 10 नवंबर को पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। वहाब रियाज हैदर अली जो है वो पाक जिम्बाब्वे T20 सीरीज के बाद ज़ल्मी टीम को ज्वाइन करेंगे, जबकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने वाले क्रिकेटर्स जो हैं तीसरे राउंड के इख्तिताम पर ज़ल्मी स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। हमजा जरा टीम टू टीम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड की, जो कि अब अपडेट हो चुका है, फिर से तैयार हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 जो कि मुलतवी हुआ था। इसके 4 मैचेस जो है अब 14 नवंबर से खेले जाएंगे। सबसे पहले मुल्तान सुल्तान की बात कर लेते हैं, तो इसमें हैं महमूदुल्लाह जिनका ताल्लुक है बांग्लादेश से। फॉरेन प्लेयर्स में इनके पास 6 प्लेयर्स हैं। महमूदुल्लाह जो हैं ये शामिल हैं, रिली रोसो शामिल हैं, मोहम्मद इरफान, जीशान अशरफ, रवि बोपारा, शाहिद खान आफरीदी, इसके अलावा सुहेल तनवीर, जुनेद खान, जेम्स विंस, खुशदिल शाह, उस्मान कादिर, एडम लैथ, शान मसूद, अली शफीक, रोहेल नजीर, मोहम्मद इलियास, इमरान ताहिर और बिलावल भट्टी शामिल हैं, जो कि मुल्तान के स्क्वाड में। मुल्तान का स्क्वाड आपको कैसा लगा? इसमें 6 फॉरेन प्लेयर्स हैं, जिसमें मोहम्मदुल्लाह, रिली रोसो, रवि बोपारा, जेम्स विंस, एडम लैथ और इसके अलावा इमरान ताहिर शामिल है। सर मुल्तान सुल्तान की तो क्या ही बात है, क्योंकि इनके पास एक जैसे कहते हैं ना कि एक वर्ल्ड क्लास स्टार भी इनके पास मौजूद है, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको फॉलो किया जाता है, जिसको हम कहते हैं जी शाहिद खान अफरीदी भी इनके पास मौजूद हैं, और बोपारा भी इनके पास मौजूद हैं। 2 ऐसे जिसे कहते हैं ना कि एक्सप्लोसिव ऑलराउंडर जो इनके पास मौजूद हैं। तो इनके पास 6 फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, जिनमें से आई थिंक 4 जो हैं वो टीम का हिस्सा होंगे, और काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम स्टिल इनके पास अभी मौजूद है, क्योंकि जो मुल्तान सुल्तान के कप्तान है शान मसूद, उनकी भी काफ़ी अच्छी फॉर्म है। तो अब देखना ये कि जो उस वक्त इनके पास जैसे कहते हैं कि जो परफॉर्मेंस दे रहे थे तमाम भी खिलाड़ी, जो एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली थी ग्राउंड के अंदर, अब उस चीज़ को बरकरार रख पाएंगे या नहीं, क्योंकि इतने अरसे बाद जाके जब आप सेम वही मैचेस सेम टीम के साथ जब आप खेलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो है ना प्लेयर्स कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। ठीक, फिर जी आपकी कराची किंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 5 फॉरेन प्लेयर्स हैं और टोटल प्लेयर्स हैं जी इसमें एलेक्स हेल्स, बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, शेफरन रदरफोर्ड, इसके बाद जी इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद, शर्जील खान, कैमरन डेलपर्ड, आमिर यामीन, मोहम्मद रिजवान, उमैद आसिफ, चैडविक वॉल्टन, वकास मकसूद, उसामा मीर, अरशाद इकबाल, उमर खान, और इसके अलावा जी
मिच लेंगेंगन जो हैं ये शामिल हैं इसके, और फिर जो है अवैज जिया हैं। तो मिच जो है मिच लेंगन जो है इनका ताल्लुक मिच लेंगन है और इनका ताल्लुक है न्यूजीलैंड से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, फास्ट साइड फिर इनकी स्ट्रांग हो गई है क्योंकि जिसमें मोहम्मद आमिर भी है, आमिर यामीन भी है, फिर ये भी आ गए हैं। और इसके अलावा जी क्रिस जॉर्डन नहीं है इनके पास। क्रिस जॉर्डन नहीं है क्योंकि जॉर्डन ने आने से मना कर दिया था, उनकी रिप्लेसमेंट में है। अच्छा, मुनरो और इनग्राम जो है वो भी तो कराची से ही है। हाँ, वो भी कराची से ही है, लेकिन वो नहीं है स्क्वाड में शामिल, वो भी नहीं आ रहे। वो मेरा ख्याल है क्योंकि सीरीज भी आ रही है। शेफरन रदरफोर्ड को उनकी जगह जिस तरह रखा गया है, ठीक। फिर जी इरशाद इकबाल, उमर खान, ठीक है। बाकी ये टीम जो है, आप इससे कितना एग्री कर रहे हैं कि कराची की टीम जो है ऑन पेपर कितनी स्ट्रांग है? क्योंकि पहला मैच कराची और मुल्तान के दरमियान होगा। बिल्कुल, और दोनों ऐसी टीम है जिनके पास फॉरेन प्लेयर्स काफी अच्छे हैं और इन फॉर्म भी हैं। तो एलेक्स हेल्स हो गए, बाबर आजम हो गए और आपके पास शर्जील खान हो गए। तो ये 3 से 4 बैट्समैन जो कि ओपन करते हैं इनिंग्स की, इन 3-4 प्लेयर से जो है वो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगी। और ज़्यादातर कोशिश ये होगी कि दोनों टीमें जो है अगर जो फर्स्ट बैटिंग करती है वो ज़्यादा से ज़्यादा रन जो है वो स्कोर बोर्ड पे सजा दे, क्योंकि दोनों ऐसी टीमें जिनके पास जो ओपनर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है। अच्छा, लेकिन मुल्तान के देखें रली रोसो भी फॉर्म में है, बिल्कुल साथ साथ इनके जो रवि बोपारा भी इस दफा फॉर्म में नजर आए हैं। जिशान अशरफी अगर उन्हें खिला लिया जाए, अच्छे बैट्समैन है, हिटर बैट्समैन है। फिर जी जो बैटिंग साइड है वैसे वो तो मुल्तान की ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, क्योंकि जो इनके कैमरन डेलपोर्ट हैं वो इस दफा फॉर्म में नजर नहीं आए। एलेक्स हेल्स भी इतने कोई खास फॉर्म में नहीं नजर आए। एलेक्स हेल्स ने 50 करके मैच जितवाया था आपको, एक मैच जितवाया था, लेकिन वो जो जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी थी उस मैच के अंदर, और हर मैच में काफी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं वो फील्ड में। और अच्छा, इसकी तरफ से अगर शेफरन रदरफोर्ड हैं, इनका क्या रोल होगा? रदरफोर्ड को देखते हैं कि वो किस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जगह रिप्लेस करते हैं, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि रदरफोर्ड को चांस नहीं दिया जाएगा क्योंकि एलेक्स हेल्स जहां के पास मौजूद है टीम में, क्योंकि ओपनर तो है ही वो ऑलरेडी, लेकिन ये कि उनको मिडिल ऑर्डर में यूज किया जाता है, तो एलेक्स हेल्स आपके पास बेटर ऑप्शन रदरफोर्ड से। हाँ, ठीक। और फिर जी ये टीम हो गई जी कराची किंग्स की। उसके बाद जाते हैं लाहौर की तरफ। लाहौर कलंदर्स में 5 इसमें भी जो है वो फॉरेन प्लेयर्स हैं। तमीम इकबाल हैं, डेविड वीजे हैं, इसके अलावा समित पटेल, बेन डंक और डेन विलाज हैं। और तकरीबन जितने भी बैट्समैन हैं इस टाइम इनफॉर्म ही हैं इनके, अगर बैटिंग साइड देखी जाए तो लाहौर कलंदर्स की। लाहौर कलंदर्स में तमीम इकबाल, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, डेविड वीजे, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान शनवारी, समित पटेल, हारिस रऊफ, सुहेल अख्तर, आगा सलमान, बेन डंक, फरजान राजा हैं, जाहिद अली, आबिद अली, मोहम्मद फैजान, माज खान, इसके अलावा जी डेन विलाज और फिर दिलबर हुसैन शामिल हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इनके कैप्टन है सुहेल अख्तर, ये भी एज ए बैट्समैन अच्छा खेलते हैं। फिर उसके बाद जी आ जाते हैं समित पटेल, 1 डाउन इन्हें भी लाया जाता है, अच्छे बैट्समैन। तमीम इकबाल कंफर्म, तमीम इकबाल टीम में शामिल होंगे और ये ओपनिंग पे खेलेंगे। फिर जी बेन डंक बड़े जबरदस्त बैट्समैन है। इनका दूसरा मैच होगा जो सेम डे होगा और ये एलिमिनेटर 1 होगा। इसमें इनका मुकाबला होगा पेशावर ज़ल्मी के साथ, और इनमें से जो हारेगा वो तो पक्का बाहर हो जाएगा इवेंट से। जो जीतेगा उसका क्वालिफायर की लूजर टीम के साथ सेकंड एलिमिनेटर में मैच होगा। बिल्कुल, और जो इन दोनों में जीतेगा वो ऑटोमेटिकली फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अच्छा, अगर इत्तेफाक हो गया और ऐसा हो गया कि जो कराची किंग है वो इनके सामने आ गए, कराची और लाहौर का क्वालिफायर की जो लूजर टीम हो, लेकिन मैं चाहता ही हूँ कि कराची और लाहौर का मैच हो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कराची, लाहौर, मुल्तान, इन तीनों में से कोई एक टीम फाइनल, इन 3 टीमों में से कोई 2 टीमें जो है ना फाइनल में क्वालिफाई कर जाएं। नहीं, अगर ऐसा होता है तो एक टीम तो क्वालिफाई करेगी ना। देखें, कराची में से और मुल्तान में से एक टीम क्वालिफाई पहले ही कर जाएगी, अगर इन दोनों में से कोई एक टीम होगी। हाँ, अगर मुल्तान और कराची की टीम में से, इन दोनों टीमों में से अगर जीत जाती है मुल्तान की टीम, तो वो ऑटोमेटिकली चली गई जी फाइनल के अंदर। कराची की टीम अगर हार गई है और वहां से अगर लाहौर की टीम जीत गई है, तो फिर कराची लाहौर का होगा मैच सेमीफाइनल, दोनों में से तकरीबन सेकंड एलिमिनेटर जो होगा। बिल्कुल, और दोनों में से जो टीम भी जीतेगी वो जाके खेलेगी फाइनल। तो 2 ऐसी टीमें आनी चाहिए फाइनल के अंदर जिन्होंने जो पहले जीता बनी है। जिस तरह लास्ट ईयर हमने देखा, तो लास्ट ईयर सबसे अच्छी बात लगी कि जो कोयटा ग्लैडिएटर थी, हमेशा हर दफा क्वार्टर फाइनल, प्ले ऑफ और फाइनल में जाके बेचारे बाहर हो जाते थे, तो वो डिजर्व करते थे जीतना, और अच्छा खेल हमेशा पूरे इवेंट में अच्छा खेल पेश करते थे, टॉप टीम में आते थे, और एंड में क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड उन्हें हमेशा शिकस्त दे देती थी। बिल्कुल, और इस दफा 4 टीमें वो है जिनमें से एक टीम ने ही जो है ना वो PSL कंडीशन जीता हुआ है, जिनमें से पेशावर ज़ल्मी है टीम। तो आपके पास मुल्तान सुल्तान,
कराची और लाहौर की टीम है, अभी तक इन तीनों टीमों में जो है में से किसी भी एक टीम ने जो है वो पेसर कंडीशन नहीं जीता, तो इन तीनों टीमों में से कोई एक टीम होनी चाहिए, और मेरी टीम तो खैर कराची किंग्स ही है, तो इस्लामाबाद की टीम आपकी तो बाहर होगी ऑटोमेटिकली। तो आप अब कौन सी टीम की तरफ जो है वो ये ऊंट किस करवट बैठ रहा है, मुझे पहले ये बताएं। मैं वैसे तो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ, पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट, जिस जिनके सेकंड मैच में मुकाबला जो है वो है लाहौर के साथ है, लाहौर के साथ है। चलिए पेशावर ज़ल्मी की बात कर लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी की टीम में यहाँ भी 5 फॉरेन प्लेयर्स जो है वो टीम में शामिल है, और पूरे स्क्वाड में जो है वो हैं वहाब रियाज, हसन अली, फॉफ डुप्लेसी जो कि नए आने वाले प्लेयर्स हैं। इससे कबल फॉफ डुप्लेसी लाहौर का हिस्सा रहे हैं, लाहौर कलंदर्स का आई थिंक, और फिर उसके बाद जो है कार्लोस ब्राइथवेट भी जो है वो वही फॉरेन प्लेयर की हैसियत से खेलेंगे, वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। शुएब मलिक हैं, कामरान अकमल हैं, हरडूस विल ज्वाइन जो है टीम को ज्वाइन करेंगे। डेरन सैमी जो है वो कोच से दोबारा प्लेयर बन चुके हैं। रवा सीजन में ही जब 2020 की शुरुआत में PSL 5 सीजन हो रहा था, तो स्टार्टिंग में जब वो आए थे टीम के कैप्टन भी थे और एज ए प्लेयर टीम में खेल रहे थे, फिर कुछ वजूहात की वजह से उन्हें टीम से निकाल दिया गया और वो हेड कोच बन गए टीम के, और एक दफा फिर वो दोबारा एज ए प्लेयर एक्शन में नजर आएंगे। इमामुल हक टीम में शामिल हैं, मोहम्मद मोहसिन, राहत अली, यासिर शाह, आदिल अमीन, उमर अमीन, खुरम शहजाद, आमिर अली, लाइम लिविंगस्टोन, और इसके अलावा हैदर अली खान जो है वो शामिल है। हैदर अली यानी कि पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा है। तो यहाँ जो स्ट्रांगनेस नजर आ रही है, देखें हैदर अली टीम का हिस्सा है, ओवरऑल इन्होंने बड़ा अच्छा इवेंट में परफॉर्म किया है। फॉफ डुप्लेसी, कार्लोस ब्रैथवेट हिटर बैट्समैन में आएंगे। शुएब मलिक की टीम में शामिल है, डेरन सैमी खुद भी हैं लेकिन आउट ऑफ फॉर्म ही रहते हैं ज्यादातर। कामरान अकमल एक इनके मेन प्लेयर हैं जो कि हमेशा टीम को इनको परफॉर्म करके देते हैं, खासतौर पर पेशावर ज़ल्मी के लिए कामरान अकमल बड़े लकी साबित हुए हैं। खुरम शहजाद टीम में इनको अब क्या कह सकते हैं, यासिर शाह भी हैं, राहत अली भी हैं, आदिल अमीन, उमर अमीन भी टीम में शामिल है। उमर अमीन ने इस सीजन में अभी तक कोई मैच नहीं खेला, लेकिन पहले खेलते रहे हैं मैचेस। ये प्लेयर जो हैं शामिल हैं। इमामुल हक भी हैं। ये था जी स्क्वाड पेशावर ज़ल्मी का। ये 4 टीम्स आपस में मद्दे मुकाबिल होंगी। 14 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक ये मैचेस जारी रहेंगे। चकवाल से जी गिप्पी का मैसेज आया है और ये कह रहे हैं लव यू भरो, लव यू टू भरो। खैर जी 4471 पे ये थे हमारे साथ। अब से कुछ देर के बाद जो है वो कॉल्स भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। आरिफ, एक बाबर आजम ने एक और जो है वो संगे मील जो है वो अबूर कर लिया है। इस साल भी इन्होंने T20 क्रिकेट के अंदर जो है वो 1000 से ज्यादा रन जो है वो स्कोर कर लिए, और पिछले साल भी इन्होंने 1607 रन जो थे वो उन्होंने स्कोर किए थे। तो इस साल भी 1000 से ज्यादा रन स्कोर करना, वो भी T20 फॉर्मेट के अंदर, वो काफी बड़ी एक अचीवमेंट है जो कि बाबर आजम ने जो है अपने नाम किया है आज के इस मैच खेलने के बाद। और दूसरी खबर यह जी कि रियल मैड्रिड के 2 ऐसे स्टार प्लेयर्स है जो कि जिनसे रियल मैड्रिड आजकल जानी मानी जाती है, कैसेमीरो और ईडन हैजर्ड, ये दोनों जो हैं वो कोविड-19 जो है पॉजिटिव इनका रिजल्ट आया है। और देखते हैं जी कि ये दोनों अब प्लेयर जो है वो कितनी जल्दी जो है इस सिचुएशन जो है वो रिकवर कर पाते हैं, क्योंकि आगे आने वाले मैचेस जो हैं यूएफए चैंपियंस लीग के वो काफी इंपॉर्टेंट है रियल मैड्रिड के लिए और इन दोनों प्लेयर्स के लिए भी। जी हाँ बिल्कुल। फुटबॉल जो है वो सीजन भी जारी है और उसकी भी एक साथ इतने सारी लीग्स जो हैं वो आ चुकी हैं। रोनाल्डो भी क्योंकि वापस आ चुके हैं कोरोना के बाद, और उन्होंने भी आते ही 2 गोल स्कोर कर दिए थे अपने कैरियर में। स्टार्टिंग में उन्होंने आके बता दिया उतनी उनकी जो आमद के जो था ना, जिस तरह के एक थ्रिल थी ना, वो दोबारा आ चुकी है। दोबारा एक्शन में आने के ना सब्स्टिट्यूट होने के 2 मिनट बाद उन्होंने अपने गोल स्कोर कर दिया था। खैर यहाँ आपको थोड़ा सा आईपीएल के मैचेस का अपडेट करते चलें। क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर मैच जो है वो खेला जा चुका है। जो पहला क्वालिफायर था उसमें मुंबई इंडियंस ने 57 रन से दिल्ली कैपिटल्स को जो है शिकस्त दे दी है, जबकि एलिमिनेटर मैच भी खेला जा चुका है शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में, और सनराइजर हैदराबाद ने 6 विकेटों से जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को शिकस्त दे दी है।
दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद जो है वो उनके दरमियान मैच अब से कुछ देर के बाद स्टार्ट होगा। अच्छा, ये 2 मैचेस रह चुके हैं, उसके बाद फाइनल होगा। मुंबई इंडियंस की टीम जो है फाइनल तक रसाई हासिल करने में कामयाब रही है और दूसरी टीम अभी टू बी अनाउंस है, वो अब क्वालिफाइड 2 के बाद पता लगेगा कि वो टीम कौन सी होगी। ये मैचेस जो हैं यूएई में खेले जा रहे हैं और इंडिया में खेले जाने थे, लेकिन कोविड-19 की बिगड़ती हुई सूरत हाल के 22 क्रिकेट पूरी दुनिया में बंद थी, यहाँ भी क्रिकेट को जो है वो इजाजत नहीं मिली खेले जाने की, तो इन्होंने जो है तमाम के तमाम मैचेस आईपीएल के भी वहां शिफ्ट कर दिए, जिसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो हुआ वर्ल्ड कप को। वर्ल्ड कप जो है नहीं हुआ और वर्ल्ड कप कैंसिल कर दिया गया। 2021 में अब इंडिया में वर्ल्ड कप खेला जाएगा। जी हाँ, ये एक ट्रैक शामिल करेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे जी विमेन बिग बैश लीग की तरफ और क्या कुछ उसमें हो रहा है उसका भी जायजा लेंगे और फिर फुटबॉल लीग्स की तरफ भी आएंगे, साथ साथ कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी की भी बात करेंगे कि तीसरे राउंड में जो है क्या कुछ हो रहा है। पहले दिन भी कुछ हुआ है जो कि कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में है और इस राउंड के बाद कुछ दिन के लिए कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी को मुलतवी कर दिया जाएगा। पीएसएल के बाद दोबारा से राउंड 4 का आगाज होगा। ये ट्रैक है जी आतिफ असलम की आवाज में, धीरे धीरे से तेरा हुआ। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ। इस ट्रैक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ कॉल्स भी साथ साथ एंटरटेन करेंगे इस प्रोग्राम हाउस दैट में। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। हमें आपके मेजबान आरजे हमजा रियाज और आरजे मोहम्मद आरिश। हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं बेनिशा, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशा। समझो जरा समझो इशारा, तेरा हूँ मैं सारा का सारा, जैसे मुझे तुमसे हुआ है ये प्यार ना होगा दोबारा, दिल में तेरी जो जगह है उसकी कोई तो वजह है, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशा।
देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी संदनी संदनी मरमरी मरमरी संदनी संदनी मरमरी मरमरी देखी तो मैं देखता रह गया जाम दो और दोनों ही दो आतिशा आंखें या मैं कदे के वो दो बाब हैं आंखें उनको कहूँ या कहूँ ख्वाब हैं आंखें नीची हुई तो हया बन गई आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई आंखें उठ कर झुकी तो अदा बन गई आंखें झुक कर उठी तो अदा बन गई आंखें जिनमें है कैद आसमानों की नरगिसी नरगिसी सुरमगी सुरमगी नरगिसी नरगिसी सुरमगी सुरमगी Flash dance.
101 time check. It's 9:30 p.m. पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। Love you, Pakistan. This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM. I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her truth. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM. This is FM 101, where your spirit is set free. 101 FM. How's that? That was really tight, so the umpire's calling for the TV replay. There's the signal, he's safe. Signalling for the third umpire. There's the red light, he's out. The umpire isn't sure. For latest sports update, tune into How's That daily on FM 101, 101, 101, 101. Flash dance. जी वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं स्टूडियो FM 101 इस्लामाबाद से। मैं हूं आरजे मोहम्मद आरिश, हमारे साथ मौजूद है आरजे हमजा रियाज। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हाउस दैट। 10 बजे तक आपको हमारा मजीद साथ रहेगा। तो अब से थोड़ी देर के बाद तक आपको एक खबर देते चलें साथ ही हॉकी के हवाले से कि कौमी लेजेंड अब्दुल रशीद जो है वो जूनियर इंतकाल कर गए हैं। हॉकी के जो कौमी हॉकी लेजेंड जो अब्दुल रशीद जूनियर हैं उनके बारे में बात हो रही है और वाज़ेह है कि ये 79 बरस की उम्र में जो इंतकाल करने वाले पाकिस्तानी कौमी हॉकी प्लेयर अब्दुल रशीद जूनियर ने जो है 1968 और 1972 के ओलंपिक्स मुकाबलों में जो है सबसे ज़्यादा गोल्स स्कोर किए थे। और अब्दुल रशीद जूनियर 1968 में जो है तलाई तमगा जीतने वाली कौमी हॉकी टीम का हिस्सा भी थे। और इसके अलावा पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो है हॉकी के अजीम खिलाड़ी अब्दुल रशीद जूनियर की वफात पर अफसोस का भी इज़हार किया है और कहा है कि पाकिस्तान एक बड़े खिलाड़ी और अजीम इंसान से महरूम हो गया है। ISPR के मुताबिक जो है आर्मी चीफ ने जो है अब्दुल रशीद जूनियर के दर्जात की बुलंदी के लिए जो है दुआ करते हुए कहा है कि अल्लाह ताला सोगवार खानदान को हिम्मत और सब्र अता फरमाए। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के लेजेंड है। हम हमेशा बात करते हैं क्रिकेट के में अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो उसमें बात करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लेजेंड हॉकी के हैं, फुटबॉल के हैं जिनके बारे में जिक्र तक नहीं होता, न्यूज़ पे तक नहीं आते। अब क्योंकि सोशल मीडिया आम हो चुकी है, सोशल मीडिया पे ट्वीट्स के जरिए इसे वायरल कर दिया जाता है, तो हम लोगों में जो है ये अवेयरनेस आ गई है कि हम बाकी जो हमारे स्पोर्ट्स हैं उनको भी देखते हैं। साथ साथ एक पाकिस्तान की जो विनर टीम थी उसके भी ये मेंबर रहे हैं। साथ साथ अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद करे। पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियां हैं हर उस प्लेयर की जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं, पाकिस्तान की टीम्स का हिस्सा रहे हैं। अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे। उनका एक किरदार है पाकिस्तान को बनाने में, जिन लोगों का किरदार है पाकिस्तान को संवारने में इन लोगों का किरदार है। और उसमें पाकिस्तान हॉकी के लेजेंड्स हैं, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंड्स हैं, उसमें पाकिस्तान फुटबॉल के, पाकिस्तान स्क्वॉश के बेइंतहा खिलाड़ी हैं जिनका नाम हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ किया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है अपने तन मन धन से मेहनत की है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान आज जिस जगह खड़ा हुआ है, जिस इमारत पे खड़ा है पाकिस्तान, उस इमारत की जो बुनियादें हैं वो इन लोगों ने डाली। और
हमें भी चाहिए कि अपने मुल्क के लिए हम दिन रात मेहनत करें, अपने मुल्क के लिए जो है पॉजिटिव किरदार अदा करें हमेशा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है वो हमेशा सरबुलंदी अता फरमाए और हर फील्ड में जो है पाकिस्तान कामयाब हो। साथ ही लंका प्रीमियर लीग के बारे में बात करते हैं, जिसको पहले जो है खत्म कर दिया गया था लंका प्रीमियर लीग को, अब दोबारा वो शामिल हो चुकी है लंका प्रीमियर लीग। हुकूमत की तरफ से भी इजाजत दे दी गई है और रुकावट जो है तमाम लंका प्रीमियर लीग के रास्ते में जो थी वो खत्म हो चुकी हैं। टूर्नामेंट डायरेक्टर जो है रोइन विगर मार्तने जो है उनके मुताबिक लीग का आगाज 21 नवंबर के बजाय अब एक हफ्ते ताखीर यानी 27 नवंबर से होने का इम्कान है। इस तरह बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स को पाकिस्तान सुपर लीग के साबका मैचेस खेलने का मौका भी दिया जाएगा। ये फैसला हुकूमत ने महकमा सेहत से मशावरत के बाद किया है। लंका प्रीमियर लीग को लंका प्रीमियर लीग जो है कोरोना वायरस की आलमी वबा एक बार फिर सर उठा रही है और हो भी सकता है कि इसको जो है मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल अभी हालात बेहतर हैं। पाकिस्तान सुपर लीग भी होगी इन्हीं दिनों में, इसके फौरन बाद लंका प्रीमियर लीग है उसमें, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी हिस्सा बनना है तो इसलिए उनको भी मौका दिया जाएगा कि वो जो है उस लीग का हिस्सा बने, अपनी टीम्स को जो है वो ज्वाइन करें। और पाकिस्तान की जानिब से जो है 5 खिलाड़ियों की जो NOC है उसके लिए बोर्ड को दरख्वास्त दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक लंका प्रीमियर लीग के साथ 8 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जो है मुआहदे किए हैं और अब तक जो है 5 खिलाड़ियों ने PCB से इजाज़त मांगी है और PCB हुकाम ने LPL यानी कि लंका प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों की NOC की दरख्वास्तें जो है मौसूल होने की तस्दीक की है। हुकाम ने मजीद कहा है कि बोर्ड ने फैसला किया है कि दौरे न्यूजीलैंड के लिए जो कौमी टीम है उसका ऐलान करने के बाद LPL खेलने के लिए क्रिकेटर्स को जो है NOC जारी करेंगे और न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम का ऐलान 11 नवंबर को मुतवक्के है और कौमी क्रिकेट टीम ने जो है PSL 5 के अख्ताम के बाद 23 नवंबर को न्यूजीलैंड के लिए जो है रवाना होना है। लंका प्रीमियर लीग 21 नवंबर था 27 दिसंबर जो है खेली जाएगी, जो कि अब एक हफ्ते ताखीर कर दी गई है, यानी कि 27 नवंबर से उसका आगाज होगा। इस इवेंट में जो है 5 टीमें हैं और जो है कुल 23 मैचेस खेले जाएंगे। जी हाँ, तो विमेन बिग बैश लीग की हमजा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें 56 T20 मैचेस खेले जा रहे हैं। इसका आगाज हुआ 25 अक्टूबर से 29 नवंबर तक ये लीग जारी रहेगी। अभी तक जो मैचेस खेले गए हैं उनकी तादाद है ये 24 और यानी कि आज जो है वो खेले गए हैं, 4 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें ब्रिस्बेन हीट विमेन और एडिलाइड स्ट्राइकर्स विमेन के दरमियान मैच जो था एडिलाइड स्ट्राइकर्स ने 18 रन से जीत लिया। मेलबर्न रेनिगेड्स विमेन और सिडनी थंडर्स के दरमियान जो मैच था, कोई बात नहीं, होता रहता है, ये जो मैच था ये इवेंट का 23वां मैच था, ये 22वां मैच था सॉरी। मेलबर्न रेनिगेड्स ने ये मुकाबला 2 रन से जीत लिया एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद। सिडनी सिक्सर्स विमेन और हॉबर्ट हरिकेन्स वुमेन्स के दरमियान मुकाबला जो 23वां मैच था ये इवेंट का और ये सिडनी ओवल में खेला गया है और सिडनी सिक्सर्स ने ये मैच 9 रन से जीत लिया। जबकि चौथा आज का मुकाबला था मेलबर्न स्टार्स वुमेन और पर्थ स्कॉचर्स के दरमियान और पर्थ स्कॉचर्स है उससे शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेलबर्न स्टार्स ने मैच 8 विकेटों से जीत लिया है। तो जनाब ये थी सूरत हाल। कल जो मैचेस खेले जाएंगे उनकी तादाद भी होगी 4। हॉबर्ट हरिकेन्स वुमेन और सिडनी थंडर्स के दरमियान मुकाबला होगा। मेलबर्न रेनिगेड्स विमेन और एडिलाइड स्ट्राइकर्स विमेन आपस में टकराएंगी। ब्रिस्बेन हीट विमेन और इसके अलावा मेलबर्न स्टार्स विमेन भी आपस में मैच खेलेंगी। जबकि सिडनी सिक्सर्स का मैच होगा पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ, यह 28वां मैच होगा और इस
लीग का जो फाइनल मैच खेला जाएगा ये भी खेला जाएगा। वैसे फाइनल मैच इसका बनता तो नहीं है, 22 नवंबर को इसके लास्ट जो ग्रुप स्टेज मैच खेले जाएंगे। हमजा वैसे इसमें है नहीं, इसमें पॉइंट्स टेबल पे फैसला किया जाएगा या बाद में अनाउंस किया जाएगा इन तारीखों का, जो कि विमेन बिग बैश लीग में होंगे। असल में अभी जो मैचेस चल रहे हैं उसके बाद जो टीमें फाइनलाइज होंगी उसके बाद जो है ना उनकी ग्रुपिंग की जाएगी और जो क्वार्टर फाइनल्स या जो राउंड ऑफ 16 जो भी खेला जाएगा। प्री प्लान नहीं है जो इसका नॉकआउट मैच है। हाँ, अभी ये कि जो सारी टीमें ना वो एक दूसरे के साथ बदले मुकाबिल हैं। जो टीमें एक इन लोगों ने वो रखी होगी लिमिट के जितने मैचेस में जो टीम ज्यादा मैचेस जीत पाएगी वही आगे क्वालिफाई कर पाएगी, फिर उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स हो गए इनके। अभी खैर जितनी भी टीमें वो एक दूसरे के साथ जो है वो मैचेस खेलेंगी। हाँ बिल्कुल। वहीं जो है कुछ साउथ अफ्रीका की भी बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका में 4 डे फ्रेंचाइज सीरीज 2020 और 21 खेली जा रही है। इसमें जो टीम्स शामिल हैं उनकी जरा बात करते हैं तो इसमें नाइट्स, डॉल्फिन्स, टाइटंस, केप कोबराज, वॉरियर्स और लॉयंस शामिल हैं। अभी जो मैचेस हो चुके हैं उनकी तादाद 3 मैचेस खेले जा चुके हैं और ये 4 डे लीग है, यानी कि लीग क्रिकेट है, फ्रेंचाइज पे मुश्तमिल 4 डे क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है। 22 टेस्ट मैचेस में खेले जा रहे हैं। 2 नवंबर से इसका आगाज हुआ है, 1 मार्च तक ये लीग जारी रहेगी। 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक जो मैचेस खेले गए हैं, डॉल्फिन और लॉयंस के दरमियान पहला मैच हुआ था डरबन में और 9 विकेटों से जो है डॉल्फिन्स की टीम ने कामयाबी हासिल की थी। नाइट्स और वॉरियर्स के दरमियान मैच नाइट्स फातेह करार पाया और ये जो है खेली गई थी, ये क्रॉस पूल मैच था और ओवल में ये खेला गया, मैंगोंग ओवल में। नाइट्स ने जो है 179 रन से कामयाबी हासिल की और तीसरा मैच जो है केप कोबराज और टाइटंस के दरमियान पूल ए का मैच था और टाइटंस ने 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। और अगले मरहले का आगाज जो होगा 9 नवंबर से होगा, जिसमें लॉयंस और केप कोबराज आमने सामने होंगे, नाइट्स और डॉल्फिन, और इसके अलावा जो है वॉरियर और टाइटंस के दरमियान मैच खेला जाएगा। टोटल इसमें जो है 22 जो है वो टेस्ट मैचेस हैं। नाइट्स, डॉल्फिन्स, टाइटंस, केप कोबराज, वॉरियर्स और लॉयंस जो है वो टीम्स शामिल हैं और ये 4 डे फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली जा रही है। जी हमजा, आज की आखिरी क्रिकेट की न्यूज देके फिर हम फुटबॉल की तरफ आते हैं और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी तीसरा राउंड जो है उसके बारे में बात करते हैं। पहले दिन सेंचुरी बनी ना कोई बॉलर 5 विकेटें ले सका है। सूरत हाल कुछ इस तरह से नेशनल स्टेडियम, यूबीएल ग्राउंड और इसके अलावा एनबीपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये मैचेस खेले जा रहे हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2020 और 21 मैचेस में जो है ना तो कोई सेंचुरी अभी तक देखी गई थी और ना ही 5 विकेटें लेने वाला कोई प्लेयर सामने आया था। सेंट्रल पंजाब ने टॉस जीतकर बलूचिस्तान को बैटिंग की दावत दी और कप्तान यासिर शाह की रुखसत के बायस जो है बलूचिस्तान की क़यादत की जिम्मेदारी इमरान भट्ट के सुपुर्द कर दी गई थी, जिन्होंने 53 रन की इनिंग्स खेली। बलूचिस्तान ने जो है वो अली वकास, इमरान भट्ट और तैमूर अली की निस्फ सेंचुरी की बदौलत जो है पहले दिन के इख्तिताम पर 6 विकेटों पर 239 रन बनाए थे और तैमूर अली 59 रन के साथ विकेट पर मौजूद हैं, जबकि सेंट्रल पंजाब के वकास मकसूद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। दूसरी तरफ जो है नॉर्दर्न ने जो है सिंध के खिलाफ पहले दिन के इख्तिताम पर 9 विकेटों पर 319 रन बनाए थे और तेज रन बनाने की वजह से जो है नॉर्दर्न ने पहली इनिंग्स में बैटिंग के 3 बोनस पॉइंट्स जो हैं यकीनी बना लिए हैं और दूसरी तरफ सिंध को भी पहले दिन 9 विकेटें लेने पर जो है 3 बॉलिंग पॉइंट्स जो हैं वो मिल चुके हैं। नॉर्दर्न की तरफ से जो है मोहम्मद नवाज ने 73 रन और इसके अलावा हमाद आजम ने 64 और उमर अमीन ने 62 रन की इनिंग्स खेली हैं, जबकि सिंध के सुहेल खान और ताबिश खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। फवाद आलम ने 2 विकेटें अपने नाम की हैं। तीसरे मैच में इवेंट की अब तक की जो है नाकाबिल शिकस्त सदर्न पंजाब टॉस जीतकर जो है खैबर पख्तूनख्वा को बैटिंग का मौका फराहम किया है उन्होंने और केपीके ने जो है दिन के इख्तिताम पर आदिल अमीन के जो 90 और कामरान गुलाम के 64 रन की बदौलत जो है 6 विकेटों पर 261 रन जो हैं वो बना लिए हैं। सदर्न पंजाब के मोहम्मद अब्बास ने एक बार फिर जो है उम्दा बॉलिंग की और 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। जी हमजा। जी आरिश, और कुछ फुटबॉल की बात की जाए तो यूएफए चैंपियंस लीग क्योंकि अब दोबारा आ चुकी है इस वीक, तो उसके बारे में कुछ बात करते हैं क्योंकि लास्ट वीक हम लोगों ने उससे पहले के मैचेस कवर किए थे। तो इस वीक जो मैचेस खेले गए हैं ट्यूसडे से, उसमें जी शामिल है जी शख्तर का मुकाबला था जी ग्लैडबैक के खिलाफ और यह मुकाबला ग्लैडबैक ने 6-0 से अपने नाम किया। लोकोमोटिव मॉस्को का मुकाबला था जी एटलेटिको डी मैड्रिड के साथ और यह मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। लिवरपूल का मुकाबला था जी अटलांटा के खिलाफ और यह मुकाबला लिवरपूल ने बआसानी 5-0 से अपने नाम किया। आयेक्स का मुकाबला था जी मिडलैंड के खिलाफ और यह मुकाबला 2-1 से बआसानी आयेक्स ने अपने नाम किया। 3-2 से मुकाबला जीता दी अपने नाम किया रियल मैड्रिड ने इंटर मिलान के खिलाफ।
FC पोर्टो ने मुकाबला बासानी 3-0 से अपने नाम किया अगेंस्ट मर्शाइल के खिलाफ। मैन सिटी ने अपना मुकाबला जी अपने नाम किया ओलंपिकोस के खिलाफ 3-0 से बासानी। सैल्सबर्ग और बेरन म्यूनिक का मुकाबला था और यह मुकाबला 6-2 से बेरन म्यूनिक ने जो है अपने नाम किया। जेनेट और लेजियो का मुकाबला जो है वो 1-1 से बराबर रहा। बेसाखेर और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला जो है वो 2-1 से बेसाखेर ने जो है अपने नाम किया था बासानी। क्लबबर्ग को शिकस्त हुई जी बोरुसिया डॉर्टमुंड के हाथों और 3-0 से जो है ये बासानी मैच अपना नाम किया जी बोरुसिया डॉर्टमुंड ने। लिप्जिग का मुकाबला था जी PSG के खिलाफ और यह मुकाबला लिप्जिग ने 2-1 से अपने नाम किया। चेल्सी ने बासानी जी 3-0 से ये मुकाबला अपने नाम किया अगेंस्ट रेनिस के खिलाफ और सेविया ने यह मुकाबला 3-2 से अपना नाम किया अगेंस्ट FK क्रेस्डोर के खिलाफ और यह मुकाबला जी 3-2 से बड़ा सनसनीखेज जारी था। यूवेंटस ने 4-1 से यह मुकाबला अपना नाम किया अगेंस्ट TC के खिलाफ। FC बार्सिलोना और डायनामो के खिलाफ यह मुकाबला था जो कि 2-1 से FC बार्सिलोना ने अपने नाम किया और जिसमें मेसी ने भी गोल स्कोर किया था। रोमा का मुकाबला था जी CFR के खिलाफ और यह मुकाबला था जी यूरोपा लीग का जो कि 5-0 से रोमा ने अपने नाम किया था। यूरोपा लीग में मजीद मैचेस खेले गए जिनमें बेर का मुकाबला था जी लेवर्कुसेन के खिलाफ और यह मुकाबला 4-2 से लेवर्कुसेन ने अपने नाम किया। यूरोपा लीग में रियल सोसाइडेड का मुकाबला था जी AZ के खिलाफ और यह मुकाबला 1-0 से अपने नाम किया रियल सोसाइडेड ने। रिस्टिका का मुकाबला था जी नपोली के खिलाफ और यह मुकाबला नपोली ने 2-1 से अपने नाम किया। लुडोग्रेट्स का मुकाबला था जी टॉटनम के खिलाफ और यह मुकाबला 3-1 से टॉटनम ने अपने नाम किया। और जो कल मैचेस खेले गए इनमें मुकाबला था जी आर्सेनल और मोल्ड का और यह मुकाबला 4-1 से अपने नाम किया जी आर्सेनल ने। मिलान का मुकाबला था जी लिली के खिलाफ और यह मुकाबला लिली ने अपने नाम किया 3-0 से। उसके अलावा जो मैचेस खेले गए हैं आज भी जिनमें अभी शामिल है जी FC बार्सिलोना वर्सेस बेटिस का मुकाबला और यह मुकाबला जी 3-1 से इस वक्त जारी है और अब से कुछ देर पहले मेसी ने जो है वो गोल स्कोर किया है और इससे पहले ग्रिजमैन और डिम्बेले भी जो है वो गोल स्कोर कर चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये फुटबॉल की तमाम अपडेट्स हमजा ने आपके साथ शामिल की हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बकिया मैचेस 2 रह गए हैं अब जिम्बाब्वे के खिलाफ और दोनों मैचेस T20 मैचेस सीरीज में जो है शामिल हैं। पहला T20 मैच पाकिस्तान ने जीत लिया है 6 विकेटों से जबकि दूसरा T20 मैच खेला जाएगा कल यानी कि 8 नवंबर को और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच सीरीज का खेला जाएगा 10 नवंबर को। उसके बाद ये सीरीज इख्तिताम पजीर कर जाएगी। बीच में PSL का टूर्नामेंट होगा 14, 15 और 17 नवंबर को मैचेस खेले जाएंगे जो कि 4 टीम्स के दरमियान होंगे। मुल्तान सुल्तान कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैचेस होंगे जिसमें 3 प्लेऑफ्स के मैचेस होंगे और एक फाइनल का मैच होगा जो कि 17 नवंबर को खेला जाएगा। उसके बाद क्योंकि 11 नवंबर तक पाकिस्तान की जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम है वो भी फाइनल कर दी जाएगी, स्क्वाड शामिल कर दिया जाएगा। ये मिसबाहुल हक की आखिरी सिलेक्शन होगी। उसके बाद वो अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे, हेड कोच के फराइज सरंजाम देंगे। बैटिंग कोच के तौर पे यूनुस खान को टीम में शामिल किया जाएगा न्यूजीलैंड के दौरे पर और एज ए मेंटोर और बैटिंग कोच के ओहदे पर वो फाइज रहेंगे। हो सकता है कि फ्यूचर में उन्हें हेड कोच का ओहदा भी दे दिया जाए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैचेस होंगे उसमें टेस्ट और T20 मैचेस होंगे और उसके बाद जो है मजीद ये कि पाकिस्तान की जो बात चल रही थी साउथ अफ्रीका के साथ वो मैचेस भी होने हैं और साउथ अफ्रीका में भी मैचेस खेले जाएंगे और साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान का भी दौरा करेगी एक ही टूर में। और उससे कबल जनवरी में जो 15 जनवरी से 20 जनवरी के दरमियान 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड टीम के दरमियान। इंग्लैंड C टीम होगी या A टीम होगी इसका फैसला बाद में होगा, लेकिन पाकिस्तान की A टीम होगी और वो पाकिस्तान का दौरा करेगी। 3 T20 मैचेस उसमें खेले जाएंगे। जी आज के लिए इतना ही। यकीनन आपने ये प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। कुछ 4471 के मैसेजेस हैं वो साथ साथ रीड कर लेते हैं और फेसबुक पे भी कमेंट्स आए हैं हमें। नाजी चकवाल से थी हमें और कहती हैं जी अस्सलाम वालेकुम ब्रो, चकवाल में ट्रांसमिशन नहीं आ रही, आई थिंक कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी टेक्निकल टीम से अगर वो हमें सुन रहे हैं तो चकवाल में जो कुछ सूरत हाल है ट्रांसमिशन नहीं पहुंच रही, इससे जरा चेक करें और फिर जो है इन लोगों के लिए भी आसानी होगी। सईद हैं हमारे साथ और कह रहे हैं जी बॉस नारोवाल ठीक है मेरे पास तुम हो, ये ट्रैक जो है वो लगा दो कि मेरे पास तुम हो। ड्रामा तो खैर बहुत फेमस हुआ है, ट्रैक भी बहुत फेमस हुआ है, लेकिन ये सैड ट्रैक का जो है जमाना नहीं है। खुश खुश रहा करें जरा। चलें कोई बात नहीं, आपके लिए जो है जरूर प्ले करेंगे। इसके अलावा जी facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पे जो हमजा और मेरी पिक पे कमेंट आए हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। लेटेस्ट अब से कुछ देर कबल अकबर खान, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही जो है माहीन ने अभी ज्वाइन किया है, एक इन्होंने पोएट्री भी शामिल की है। खैर
आगे चलते हैं। शांजे का कमेंट था, बहुत शुक्रिया, आज लेट हो गई हूँ प्रोग्राम सुनने के लिए, ये माहिन ने कहा था। अरसला मुनव्वर अमार रमेश हैं ये हैं जनाब, ठीक है, आपने एड्रेस आई थिंक पता नहीं क्या लिखा, समझ नहीं आ रही। मोहम्मद सैफ हैं, नाइस शो हमजा भाई, गुड इवनिंग्स एंड सरफराज की प्रोफाइल बता दें, जरूर आने वाले प्रोग्राम में आपको जो है सरफराज की जो प्रोफाइल है वो शामिल करेंगे। हुरिया खान हमारे साथ थी, ग्रेट बोथ शो आपका बहुत ही गुड है। गजनफर खान थे हमारे साथ, आपने बस्ती मलूक से सलाम भेजा है। नाजी अवान थैंक यू सो मच। इसके अलावा मोहम्मद वकास हैं और रूउल्लाह मोहम्मद हमारे साथ थे। इनाम मलिक हैं, कह रही हैं जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी हेल्प चाहिए थी, आप बॉय हैं लेकिन आपने लड़की के नाम से जो आईडी बनाई है, सॉरी जी, आपने जो कहा है वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। आमिर अली हैं हमारे साथ, आमिर अली थे मंडी बाउद्दीन से, कराची किंग्स को सपोर्ट करें। मुख्तार बहुत शुक्रिया आपका। कदीर कुरैशी, आई एम टू मच सैड, प्लीज प्ले फॉर मी। मरी से हैं ये, क्यों सैड हैं जी, आपका कल एग्जाम है, ये क्या चक्कर है? ये आप जहां शादी करना चाहते थे वहां जो है उनकी जो है कहीं और हो गई, ऐसा भी हो सकता है। आजकल तो यही सैड न्यूज जो है सामने आ रही है। खैर जी, जो भी हो बेहतर हो और पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, यही दुआ है कि चाहे क्रिकेट का मैदान हो या फिर कोई भी फील्ड हो, हमेशा पाकिस्तान के लिए मेहनत कीजिए, पॉजिटिव मैसेज दीजिए और पॉजिटिव किरदार अदा कीजिए। मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल यानी कि संडे को इसी प्रोग्राम हाउस एट में 8 बजे से 10 बजे की ट्रांसमिशन जो आप सुन रहे हैं। मुझे कहते हैं आरजे मोहम्मद आरिश। लव यू पाकिस्तान, गुड लक पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आरिश, और इंशाल्लाह कल आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी आरजे हमजा की भी। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द सफाई सुथराई का खास तौर पर ख्याल रखें। और कल इंशाल्लाह आपके साथ मजीद इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ शामिल होंगे। और कल जो मैच खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, उसकी भी आपके साथ जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शामिल करेंगे। और कल होपफुली बाबर आजम जो है वो अपने पर्टिकुलर रन जो उनके रहते हैं नंबर 1 स्पॉट के लिए आने के लिए, वो कल इंशाल्लाह स्कोर करें। और हम एक बार फिर उनको देखना चाहते हैं T20 में नंबर 1 बल्लेबाज। इंशाल्लाह जी कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। किस्मत का ये खेल है, मिलना था हमने कभी, हाथों की लकीरों में लिखा था ये सभी, कोई जाने ना माने, ये साथ है कितना हंसी, काश ये पल थम जाए, आपके हम बन जाए, जन्नत भुला के हम तेरी आंखों के अश्क बन जाए, काश ये पल थम जाए, आपके हम बन जाए, जन्नत भुला के हम तेरी आंखों के अश्क बन जाए। अपनी ISP.com जन्म जन्म का ये साथ है,